और उसमें we conduct 4 sessions every year. The first one is the introductory session, and then 3 subsequent sessions are for particular subjects. For essay, one session for essay, another session for Prezi, and the fourth one for other optional compulsory subjects and optional subjects. So normally we conduct these sessions when the semester starts in fall semester starts in September. लेकिन because of corona delays और ये सब issues की वजह से थोड़ा सा delay हो गया. तो थोड़ा सा मेरी मेथड ऑफ डिलीवरी थोड़ा डिफरेंट है. आई हैव बीन टीइंग अ कपल ऑफ कोर्सेज एंड लम्स, बड़ी पुरानी बातें हैं, और थोड़ा सा मुझे इनफॉर्मल मेरा डिलीवरी स्टाइल है. तो हम थोड़ा सा फ्रैंक होकर डिस्कशन करेंगे. अपने क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा भी जो है थोड़ा सा वेट कीजिएगा. हम सेशन में डिलीवर कर लूँ सारा एक दफ़ा, उसके बाद फिर हम एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. We have another speaker with us. His name is Hassan Zafar. He is from batch 13 ACF Major, and he did CSS in 2018, and he is from Pakistan Administrative Service. I am from Police Service of Pakistan, PSP, and he's from Pakistan Administrative Service. I did CSS back in 2016 and allocated to Police Service of Pakistan. हम ये थोड़ा सा डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे. इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है सिविल सर्विस का और थोड़ा सा और पब्लिक सर्विस का और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा कंपैरिजन है. मुझे इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी उसमें इतनी ज़्यादा जॉब्स वगैरह की नहीं है. हमेशा से CSS वगैरह की है, लम्स में टीचिंग फेलो रहा हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट में टीएशिप्स वगैरह की हैं. तो लेकिन सिविल सर्विस का हमेशा से शौक था. पब्लिक सेक्टर का मुझे ज़्यादा आइडिया है. एज फार एज पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान इज कंसर्न, ऑब्वियसली CSS जो है वो ही सबसे टॉप पे है, और इसी सर्विस को ज्वाइन करके ही आप टॉप पोजीशंस पे सर्व करते हैं और टॉप पोस्टिंग्स लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में. बाकी और भी पब्लिक सेक्टर में और भी एग्जाम्स दे के आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करते हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे आप स्टार्ट करते हैं और सर्व करते हैं कंट्री को. लेकिन CSS जो है ऑब्वियसली दिस इज नंबर वन, दिस इज द फेडरल सर्विस. तो आप पूरे यू विल बी serving the entire country. You are not restricted to a particular province or a city, बल्कि आपने पूरे पाकिस्तान में सर्व करना है. बी इट बलोचिस्तान, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, फाटा, ये आपका सारा जो है इसी फेडरल सर्विस का ये मतलब है. इसके पैरेलल में प्रोविंशियल सर्विसेज भी होती हैं. उनका अपना एग्जाम होता है, उसको PMS कहते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस. दैट इज अनदर वे टू ज्वाइन ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बट दैट इज एट द प्रोविंशियल लेवल. सो PMS हर प्रोविंस का अपना एक PSC होता है और वो एक PMS का एग्जाम कंडक्ट करते हैं. और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, लेकिन PMS का जो एग्जाम को कंडक्ट करते हैं उसमें भी आप जो है ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन कर सकते हैं, बट दैट इज एट प्रोविंशियल लेवल. आप वहाँ पे उसको प्रोविंशियल जो पोस्टिंग्स हैं और जो सीट्स हैं वही आप उन्हीं पे आप सर्व कर सकते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर में मुझे ज़्यादा वैसे आइडिया है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली CSS का जो एक मेन एक पॉइंट है वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है. और आपको कोई एट मैक्स आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, अगर एक जगह पे आप नहीं काम कर रहे सही, या कोई इश्यूज आ रहे हैं, या फिर आपको OST लगा देते हैं, लेकिन आपकी जॉब सिक्योरिटी का होता है. इसके बिल्कुल कंपैरिजन में जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं. जिस तरह मेरे काफ़ी बैचमेट्स हैं जो कि मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, यूनिलीवर, PNG में, नेस्ले में, एंग्रो में, लेकिन वहाँ पे भी जिस तरह कोरोना आ गया या इस तरह कोई भी क्राइसिस आता है कंपनी का, तो यू मे गेट फाइट, ठीक है, किसी भी टाइम. तो ये इस तरह के इश्यूज, तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अपने इश्यूज हैं. पब्लिक सेक्टर में ऑब्वियसली CSS है, और CSS पे हम आज थोड़ी सी ज़्यादा बात करेंगे. There are basically 12 services, 12 federal services in which recruitment is done, and you get posted on 17th grade, directly 17th grade, ठीक है. और इन 12 सर्विसेज में रिक्रूटमेंट CSS के एग्जाम के थ्रू ही होती है, और इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं है. और आप 17th ग्रेड से स्टार्ट करते हैं टिल 22, BPS बेसिक पे स्केल 17, फिर 18, 19, 20, 21, 22 तक ये 6 ग्रेड्स हैं. इसमें अब देयर आर 12 सर्विसेज.
मैं आपको काउंट करवा देता हूँ यहाँ पे वन बाय वन। टॉप पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, पुराना एक नाम था पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, द न्यू नेम ऑफ दिस सर्विस, और पहले इसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहते थे। इसका नाम 2013 में चेंज हुआ था, लेकिन ये ऑब्वियसली हमेशा से ये वाली सर्विस टॉप पे रही है, ठीक है। ये सबसे पहले ये, उसके बाद फिर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पीएसपी, then the other one is, the third one is foreign service of Pakistan। ये 3 टॉप सर्विसेज हैं among the 12 services। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फिर कस्टम्स है, पाकिस्तान कस्टम सर्विस पीसीएस, उसके बाद फिर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, जिसमें आप एफबीआर को ज्वाइन करते हैं, इनकम टैक्स में जाते हैं आप। फिर आपके पास पाकिस्तान ऑर्डिनेट अकाउंट्स है, PAAS है। फिर उसके बाद आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसको सेक्रेटेरिएट सर्विस भी कहते हैं, सेक्रेटेरिएट ग्रुप भी कहते थे। इनकी ज़्यादा वर्किंग जो है वो सेक्रेटेरिएट में होती है इस्लामाबाद में। फिर कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, CTG है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, रेलवेज ग्रुप है। ये सारे जो है ना, ये 12 सर्विसेज हैं जिस इन विच रिक्रूटमेंट at 17th grade is done by taking this exam of CSS। तो ऑब्वियसली हम जब CSS की बात करते हैं, आप सब भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, और बहुत से लोगों का होता है कि पेरेंट्स का होता है, उनके फैमिली का होता है कि जी हमने CSS करवाना है, हमने CSS करना है, और जी पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना है, या DMG ऑफिसर बनना है, या असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, या ASP बनना है। तो ये काफ़ी हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे घरों में ये बातें अक्सर चल रही होती है कि जी CSS करना है। बचपन से हम ये सुनते आ रहे होते हैं। जिनका ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड होता है, जिनके फैमिलीज में पेरेंट्स ने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको तो काफ़ी पहले से ही इस सब चीज़ों का नॉलेज होता है। और बाकी जो है वो अब CSS का वैसे ही इतना ज़्यादा जो है वो डिस्कशन होती है, इतना ज़्यादा जो है फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कशन होती है, तो अब काफ़ी हद तक लोगों को CSS का पता है। लेकिन ये कुछ और हम इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं यहाँ पे ताकि आपको जरा डिटेल में समझ लग जाए कि क्या क्या CSS के अंदर है, क्या सर्विस, क्या किस तरह की सर्विस, क्या उसके अंदर पोस्टिंग्स हैं, या क्या उसके फायदे हैं, लोग क्यों CSS करते हैं। तो एक बात तो मेरी यहाँ पे जरा नोट कर लें, टू समराइज माय एंटायर session, or to put it aptly, if you want to join, if you are fond of power, authority, prestige, honor, preferential treatment, being privileged, और status in society, तो फिर you अगर आपका ये है, तो अगर आपका ये माइंडसेट इस तरह का है, then you must join Civil Service of Pakistan, and particularly these 2 top services, DMG and Police, Pakistan Administrative Service and Police Service of Pakistan, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इनकी recognition ज़्यादा है। If you want to be recognized, you want to be identified, और लोग आपको थोड़ा वैल्यू करें, ऑनर करें, और आपको इन चीज़ों का शौक हो, आपके अपना माइंडसेट ऐसा हो कि जी मुझे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले, या मुझे मेरी प्रेस्टीज हो सोसाइटी में, स्टेटस हो, एक स्टैंडिंग हो, मेरी वैल्यू हो, ठीक है, तो देन यू मस्ट जॉइन सिविल सर्विस पाकिस्तान, एंड ओनली दीज 2 ग्रुप्स, DMG एंड पुलिस। उसकी वजह, आई एम नॉट डिग्रेडिंग और बिलिटलिंग द अदर 8-9 सर्विसेज जो मैंने अभी बताई हैं आपको, लेकिन इसकी वजह ये है कि उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उनके अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हर सर्विस के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। हम ये 12 सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, बट आई विल बी गोइंग इन ग्रेटर डिटेल रिगार्डिंग दीज 3 टॉप सर्विसेज, और 3 में भी टॉप 2 जो है DMG एंड पुलिस, इनमें मैं ज्यादा डिटेल में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो इसकी वजह ये है इन 2 सर्विसेज के टॉप पे होने की, क्योंकि दीज बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स में ये 2 ऐसे डोमेन्स हैं, 2 ऐसे सर्विसेज हैं जो कंट्री को रन करती हैं। ये कंट्रीज आर बेसिकली रन बाय ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी ही कंट्री को चलाती है, ठीक है। काम तो अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट्स नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, इन दोनों ने ही काम करना है। बाकी सब डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इनके साथ काम करना है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस सर्विस की। जितना जिस काम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उतनी ही उस सर्विस की वेटेज भी ज्यादा है सोसाइटी में। आप देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ठीक है, एवरीथिंग अंडर द सन, बट दिस मस्ट बी सम एग्जैजरेशन, लेकिन ज्यादातर डिपार्टमेंट्स, ज्यादातर सब्जेक्ट्स एक
एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, उसके अंडर आ रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट में, उससे ऊपर फिर डिवीजन में, फिर इस तरह फिर आगे ऊपर सेक्रेटेरिएट लेवल में। तो जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स उसके अंडर आएंगे उतनी ही वो कंट्री के लिए वो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो लोगों को सर्विस डिलीवरी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से उस सर्विस की इंपॉर्टेंस भी इसी वजह से बहुत ज्यादा है फिर। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब सर्विसेज कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये डोमेन ऐसी है कि कंट्री के लिए कि इसकी उन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इसी वजह से उन सब्जेक्ट्स को गवर्न ये कर रहे हैं, उनको रन ये कर रहे हैं, एडमिनिस्टर ये कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप वाले, तो इस वजह से इस सर्विस की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, इसके बिल्कुल कंपैरिजन में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। अब देखें, इस ग्रुप को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। पाकिस्तान इज बेसिकली अ पुलिस स्टेट। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करता हूँ आगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टेट के पास एक सिविल जो फोर्स है वो तो पुलिस ही है ना, जो इसके बिल्कुल कंपैरिजन में, बल्कि कंपैरिजन भी नहीं, जो दूसरी है वो तो मिलिट्री है। वो उसका अपना जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसकी अपनी डोमेन है, उसका काम का तरीका डिफरेंट है, उनका काम कैंट्स में है या बॉर्डर बॉर्डर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो एक सिविल फोर्स जो पुलिस जो स्टेट के पास है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास जो सिविल फोर्स है वो तो पुलिस ही है। तो उसी वजह से, और पुलिस इज बेसिकली द इन्फोर्समेंट आर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इम्प्लीमेंटेशन आर्म के उन्होंने हर चीज को इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करवाना है, और स्टेट इसके बगैर जो भी उन्होंने अपना डिसीजन है या जो भी उनकी पॉलिसी है, ठीक है, अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट करवानी है तो वो पुलिस के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट के पास एक सिविल फोर्स ही पुलिस है। तो इस वजह से पुलिस की भी इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि उसने इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट सारा काम ही पुलिस के पास है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। फिर फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, यू विल बी ज्वाइनिंग फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान और रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, ठीक है, अब्रॉड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। ठीक है, उसकी फर्दर पोस्टिंग है, उसको मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये दो टॉप सर्विसेज है, क्योंकि इनके डोमेन में, इनके अंडर कमांड जो सब्जेक्ट्स हैं और जो जो सर्विस डिलीवरी के लिए जो चीजें हैं वो इन्होंने ही उनको एडमिनिस्टर करना है, गवर्न करना है। तो फिर इस वजह से इन दो सर्विसेज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और बाकी सब सर्विसेज वन बाय वन थोड़ा सा मेरिट में, सीएसएस के एग्जाम के मेरिट में वो थोड़ा नीचे है। ठीक है, लेकिन हर सर्विस के अपने, फिर भी एट द सेम टाइम आई वुड से कि हर सर्विस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। किसी को फॉरेन सर्विस का बहुत ज्यादा शौक है, उसको पुलिस का शौक नहीं है। ठीक है, किसी को डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बिल्कुल पसंद है, उसको पुलिस का शौक है। वो हर किसी का अपना टेम्परामेंट है, हर किसी का अपना एटीट्यूड है। ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें आपको सर्विस में आके भी पता लगती हैं। हम बचपन से देखते आते हैं कि अपनी फैमिलीज में किसी ब्यूरोक्रेट को देखते आते हैं, किसी की फैमिली में कोई सेक्रेटरी है या कोई इंस्पेक्टर जनरल है या कोई डीआईजी है, तो हम उनको देखते आते हैं, फिर उनमें कोई चीज हम देखते हैं तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। तो जो सर्विस में होता है उसको ज्यादा पता होता है, ना कि सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर के तौर पे आप देख के उसका अपना माइंडसेट बना लें। तो ये चीजें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है। एनी हाउ, ये थोड़ा सा हम थोड़ा डेविएट कर देंगे। Going to services one by one, I will be discussing top 3 services in greater detail as compared to other 9 services, starting with Pakistan Administrative Service. मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा because I've been in the field since last 2 years, so मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ जो स्पीकर है, he is an assistant commissioner from Pakistan Administrative Service 47th Common. I am from 45th Common. He is currently doing his specialized training program. अच्छा, ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एग्जाम का प्रोसीजर क्या, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या, कौन कौन से स्टेजेस से आपने गुजरना होता है, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको सर्विसेज का थोड़ा सा बता दूं। तो इफ यू गेट एलोकेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको डीएमजी भी कहते हैं, उसमें यू गेट एलोकेटेड तो आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोजीशन पे आप स्टार्ट करते हैं 17th ग्रेड में। और असिस्टेंट कमिश्नर बेसिकली कमांड्स अ तहसील। हमारा जो नीचे सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसमें तहसील एक बेसिक यूनिट है, उसके ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, उसके बाद फिर डिवीजन आ जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट को डिप्टी कमिश्नर कमांड करते हैं, डिवीजन में फिर 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, उसको फिर एक कमिश्नर कमांड करता है। तो आप एसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 17th ग्रेड में। 18th ग्रेड में आप एडीसी चले जाते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फिर साथ ही फिर आप डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं। उसके बाद फिर आगे फर्दर 19th में आप
भी डिप्टी कमिश्नर रहते हैं और उसके बाद कमिश्नर की पोजीशंस भी होती हैं, तो आप फिर पूरी एक डिवीजन को कमांड करते हैं, विच मीन्स दैट यू आर कमांडिंग 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स विच मेक अ डिवीजन, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट को कमांड एक डिप्टी कमिश्नर करता है, एक तहसील को कमांड असिस्टेंट कमिश्नर करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि everything in the district, be it education, health, पॉपुलेशन, वेलफेयर, स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके अलावा देखें आजकल कोरोना है, कोरोना की एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हॉस्पिटल्स में हेल्थ का सारा सेटअप देखना तहसील लेवल पे, ये सारी चीजें हम नैरो डाउन कर लें तहसील लेवल पे, ठीक है। उसके अलावा जो भी इसके अंदर और भी सब्जेक्ट्स आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारे एक एसी हेड कर रहा होगा और एसी असिस्टेंट कमिश्नर जो होगा वो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर कमांडिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। और उसमें जो भी उसमें इश्यूज आएंगे या लोगों की जो भी मसले मसाइल होंगे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इन सब सब्जेक्ट्स की जो है इन्होंने करनी। सबसे बेसिक काम इनका रेवेन्यू का होता है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन का होता है, जो कि लैंड्स का वाला सारा सिस्टम है, ठीक है। वो एक बेहतर एक असिस्टेंट कमिश्नर ही गाइड करेंगे, क्योंकि मैंने वो काम किया नहीं, लेकिन फिर भी जो ये सारा फूड इंस्पेक्शन हो गई है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हो गई हैं, पोलियो कैंपेन्स हो गई है, तहसील लेवल पे आपको बता रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। हेल्थ का सारे इश्यूज हो गया, हॉस्पिटल्स का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, स्कूल, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं तहसील लेवल पे, उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सारा सेटअप देखना, ठीक है। फिर आजकल कोरोना है तो हर जगह पे एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन होना, ये सारा कुछ जो है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसने ये सब चीजों को एडमिनिस्टर करना है। वहां पे जो भी पब्लिक को इश्यूज आएंगे, उनकी लैंड से रिलेटेड हैं, उनके जो बेसिक काम असिस्टेंट कमिश्नर का, वो तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उनका लैंड रेवेन्यू का सबसे बेसिक काम है कि उनका जो लैंड्स की ट्रांसफर होनी है, जिसको उर्दू में इंतकाल कहते हैं, ये म्यूटेशंस होती हैं, या जो भी लैंड के जो डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, वो सारे जो हैं एक असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी होती है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है कि वो सारे उसने हैंडल करने हैं, वो लोगों के उसने रिजॉल्व करने हैं। अच्छा, ये सारे काम एक जगह पे हो गए। इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी था, उसके पास अभी भी वो फिर 97 में फिर मजिस्ट्रेसी और एग्जीक्यूटिव तो सेपरेट हो गए, फिर जुडिशरी की पावर्स अपनी सेपरेट हो गई। वो एक पूरी स्टोरी है, वो आप अपनी जब डिटेल में इन चीजों को बुक्स इस पे पढ़ेंगे या कंटेंट से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन प्राइस मजिस्ट्रेसी इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर एट तहसील लेवल। प्राइस मजिस्ट्रेसी के प्राइस कंट्रोल जिसे कहते हैं, कि आपने प्राइस कंट्रोल करनी है। आप सुबह जो है सब्जी मंडी में, ठीक है, सारी जो है वो सब्जियां आई हैं, वहां पे प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए, या इनके अपने जो है वो प्राइस लिस्ट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, ठीक है। कि हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन तो मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइस कंट्रोल और प्राइस मजिस्ट्रेसी इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑफ टास्क्स ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। इसके बाद फिर आप इसी को आप थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लें, आप थोड़ा सा इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं। तो डिस्ट्रिक्ट देन अगेन इज comprises of a couple of तहसील्स, 3 4 5 इतनी तहसील्स होती है। बड़े डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा तहसील्स होगी, छोटी में कम होगी, ठीक है। देन अ डिस्ट्रिक्ट इज कमांडेड बाय अ डेप्टी कमिश्नर, ठीक है, हु इज नॉर्मली एन 18th ग्रेड ऑफिसर, डीएमजी ऑफिसर और पीएस ऑफिसर होता है 18th ग्रेड का। और इसके बिल्कुल पैरेलल में जो मैंने आपको बताया था प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, पीएमएस, एक प्रोविंस में वो लोग भी डिप्टी कमिश्नर और एसीज लगते, इनके पैरेलल में आके लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली वो एक प्रोविंस तक ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। केपी का अपना पीएमएस है, उसका असिस्टेंट कमिश्नर जो होगा वो केपी सर्विस में ही रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। वो पंजाब में नहीं आ सकता, बलोचिस्तान में नहीं जा सकता, कहीं और इस तरह नहीं जा सकेगा, वो केपी में ही रहेगा। इस तरह वो भी जो है उनकी भी ग्रोथ होगी, तो वो डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, और इनका आपस में अपना एक कोटा है, इतने परसेंट सीट्स उनकी होंगी, इतने परसेंट सीट इनकी होंगी। तो सॉर्ट ऑफ इनका एक कंपटीशन है, वो कंपेटिटर है इनके के कुछ सीट्स पे ये ऑक्यूपाई करेंगे। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की एक पूरी लेगेसी है, और ये कॉलोनियल लेगेसी है पूरी, तो इस वजह से इनकी वेटेज ज्यादा है पूरे कंट्री में भी और प्रोविंस में भी। और इनके बिल्कुल पैरेलल में जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, उनकी परसेंटेज और उनकी वेटेज पोस्टिंग्स और सीट्स को ऑक्यूपाई करने की वो ऑब्वियसली कम है, तो वो भी इनके साथ पैरेलल में चल रहे होंगे। तो ये मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बताया। इसके बाद फिर आप 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स को आप दीज आर बेसिकली कमांडेड, इनको इकट्ठा कर लें तो ये कमांड की जाती है, कमिश्नर इनको कमांड करता है, ठीक है जी। वो भी एक 19th ग्रेड का या 20th ग्रेड का एक ऑफिसर होगा, ठीक है, डीएमजी ऑफिसर होगा, ठीक है, पीएस ऑफिसर ही होगा वो भी।
और या फिर पैरेलल में पीएमएस ऑफिसर भी हो सकता है प्रोविंशियल लेवल पे। फिर इसके बाद फिर इसमें फर्दर एवेन्यूज हैं, इसके बाद आप सेक्रेटेरिएट में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बिल्कुल पैरेलल में एक और भी साइड चल रही है, आप अगर फील्ड, दीज आर बेसिकली फील्ड पोस्टिंग्स, ठीक है। एसी इज अ फील्ड पोस्ट, ठीक है। डीसी फील्ड पोस्टिंग्स हैं, आपने फील्ड में सर्व करना है। और इसके बिल्कुल पैरेलल में या तो आप सेक्शन ऑफिसर आ जाएं, एसओ, आप सेक्रेटेरिएट में आ जाएं। सेक्रेटेरिएट फिर डेस्क जॉब है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट का अपना काम है, उसमें ऑफिस वर्क है, पेपर वर्क है, ठीक है। वो सॉर्ट ऑफ एचआर की तरह होता है, जिस तरह हमारी एचआर जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है पुलिस की और डीएमजी की, ये दो सेक्रेटेरिएट सर्विसेज हैं, पीएस एंड पीएसपी। इनके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है इनको इनका एचआर है बेसिकली, ठीक है। उनका सारा रिकॉर्ड कीपिंग और सारा इनका सेटअप वगैरह। तो सेक्रेटेरिएट के अंदर एसओ सेक्शन ऑफिसर भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरी होता है, फिर जो है इस तरह इनकी अपनी हायरार्की है, फिर सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। तो वो ऊपर जाके इनकी सेक्रेटरी लेवल पे, ऊपर पॉलिसी मेकिंग लेवल पे फिर इनकी अपनी एक पोजीशंस होती हैं। हर मिनिस्ट्री का अपना एक सेक्रेटरी है, ठीक है। आप देखें प्रोविंशियल लेवल पे कितनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं, फेडरल लेवल पे कितनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं, हर मिनिस्ट्री के अपने सेक्रेटरी हो गए, ठीक है। प्रोविंशियल में भी सर्विस का भी हो सकता है और पीएस का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक अलग इनका पैरेलल में एक और जो है सर्विस जो स्ट्रक्चर है वो भी इनका एक साथ चलता है, ये इन्हीं सर्विस ग्रुप वालों का ही है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। हसन चूंकि इस सर्विस का खुद पार्ट है, वो आपको डिटेल में थोड़ा सा और बताएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मैं आई बेसिकली बिलोंग टू पीएसपी, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो मैं इसमें आपको ज्यादा गाइड कर सकता हूँ। आई हैव सर्व्ड इन फील्ड एज एएसपी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको इसका भी बताता हूँ, बिकॉज दीज आर द टू टॉप सर्विसेज जो कि सब एस्पायर करते हैं ज्वाइन करने के लिए, और सबका अक्सर ये जो है वो उनकी ख्वाहिश होती है कि जी हमने एसी बनना है या एएसपी बनना है अगर सीएसएस करना है। और जो सीएसएस करते हैं तो उसमें नॉर्मली देखा ये जाता है कि जी एसी है या एएसपी है, क्योंकि ये दो टॉप सर्विसेज हैं और कपल्ड विद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो फिर उसका फिर डिफरेंट एक सेटअप है। तो इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान यू ज्वाइन एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी, 17th ग्रेड में। 17th ग्रेड में आप स्टार्ट करते हैं एज एएसपी, देन यू मूव टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, 18th ग्रेड, देन सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, 19th ग्रेड, देन deputy inspector general, dig, 20th grade, then additional inspector general, additional ig, 21st grade, and then finally inspector general, 22nd grade. ये 6 grades हैं starting from ASP till IG, इंस्पेक्टर जनरल। तो ये पुलिस सर्विस को कमांड करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि ये जो सारी की सारी 12 सर्विसेज अभी मैंने नेम की हैं और सारी आपको अकाउंट करवाई हैं, ये सारी सर्विसेज में यू विल बी ज्वाइनिंग एज कमांडिंग ऑफिसर्स, यू विल बी ज्वाइनिंग एज सुपरवाइजरी ऑफिसर्स। आप जो है वो आपके नीचे स्टाफ है, आपके अंडर कमांड आपके पास स्टाफ है, एट ग्रास रूट लेवल यू हैव स्टाफ, वो ही आपके ऑर्डर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, कॉम्प्लाई कर रहे होंगे, लेकिन आपका काम उनकी सुपरविजन है। जो तो सब जो एज 17th ग्रेड ऑफिसर, जिस दिन आप सीएसएस में किसी सर्विस में एलोकेट होते हैं, यू आर अ सुपरवाइजरी ऑफिसर एट 17th ग्रेड, जिस पोजीशन पे भी हैं। पीएस में आप एसी हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर है। पीएसपी में आप एएसपी हैं, 17th ग्रेड में आप सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, ठीक है। फिर इसी तरह कस्टम्स में आगे, उसको भी आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें असिस्टेंट कलेक्टर है, सुपरवाइजरी ऑफिसर है। इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर, अगेन इनकम टैक्स का वो भी एसी ही होता है, लेकिन आईआरएस का, एफबीआर का होता है, अगेन सुपरवाइजरी ऑफिसर। तो ये सारी सर्विसेज में जो आप 17th ग्रेड में स्टार्ट करते हैं, तो ये सब सुपरवाइजरी पोजीशन पे आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पुलिस का मैं आपको थोड़ा सेटअप बता रहा था कि एएसपी आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एएसपी बेसिकली कमांड्स अ सब डिवीजन विच इज इक्विवेलेंट टू अ तहसील इन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, ठीक है। उसको जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन में आपको तहसील का मैंने आपको यूनिट एक बताया है, इसी तरह पुलिस के अंदर उसको सब डिवीजन कहते हैं, तहसील भी कहते हैं, सब डिवीजन भी कहते हैं, सर्कल भी कहते हैं, सर्कल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर। सो आई सर्व्ड एज, या कोई भी एएसपी who starts his service in police service of Pakistan, he joins as ASP, and his first designation is sub divisional police officer, SDPO. He commands a sub division, ठीक है। ठीक है, पुलिस का बेसिक जो यूनिट है पुलिसिंग का पाकिस्तान के अंदर, इवन सब कॉन्टिनेंट में, दैट इज अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, ठीक है,
2, 3, 4 पुलिस स्टेशन को आप इंटीग्रेट करें तो एक सब डिवीजन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप इससे ज्यादा फिर 2, 3 सब डिविजन्स को आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगी, दैट इज कमांडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डीपीओ, ठीक है। फिर आप 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट्स को इंटीग्रेट करें तो आपके पास एक रेंज बन जाएगी। जिस तरह इसके पैरेलल में जो मैंने आपको हायरार्की एडमिनिस्ट्रेशन की बताई है कि तहसील है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर डिवीजन है, इसी तरह इसके पैरेलल में सब डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, और पुलिस में डिवीजन की जगह पे रेंज होती है, तो दैट इज कमांडेड बाय अ डीआईजी नॉर्मली, ठीक है। तो रीजनल पुलिस ऑफिसर, आरपीओ, कमांड्स अ रेंज ऑफ पुलिस, ठीक है। तो उसको रीजनल पुलिस ऑफिसर, आरपीओ कहते हैं। तो ये सारा जो है पुलिस की हायरार्की है। फिर आगे फर्दर एडिशनल आईजी है, फिर फाइनल आईजी बेसिकली जो है वो पूरे प्रोविंस को कमांड करता है। तो ये एसडीपीओ जो है ना, ये एएसपी का फर्स्ट पहली पोस्टिंग होती है, फील्ड पोस्टिंग है। जिस तरह एसी की तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर की होती है, इस तरह सब डिवीजन में एएसपी की होती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, देखें, हर चीज को इम्प्लीमेंट पुलिस ने करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने एंटी इंक्रोचमेंट करनी है, फूड इंस्पेक्शंस पे जाना है, कोरोना की एसओपीज इंप्लीमेंट करवानी है, दे नीड पुलिस, ठीक है। पुलिस के बगैर ऑब्वियसली कोई चीज डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो पुलिस जो है वो एक इन्फोर्समेंट आर्म और इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिविल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये आप इस तरह इसको समझ लें। तो ये सब इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। प्राइम जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज क्राइम कंट्रोल, ठीक है। क्राइम कंट्रोल करना है, क्राइम मैनेजमेंट कहने हैं आप उसको, क्राइम मैनेजमेंट करनी है कि क्राइम जितना भी हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो रहा है, मिसलिनियस क्राइम हो रहा है, ठीक है, ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स हैं, ठीक है, और इस तरह के जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, ऑफेंसेस हैं, वो सारी एक सब डिवीजन लेवल पे एक एएसपी उसको डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को भी एक पुलिस ऑफिसर ही देखेगा, ठीक है। पीएसपी ऑफिसर देखेंगे, एएसपी लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे एक एएसपी लॉ एंड ऑर्डर को भी देखेगा। ट्रैफिक का सब्जेक्ट पुलिस के पास है, ठीक है। टेररिज्म का पुलिस के पास है, उसके अलावा नारकोटिक्स का पुलिस के पास है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक सब डिवीजन लेवल पे एक एएसपी को इनको सबको मैनेज करेंगे, ठीक है। और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर क्राइम कंट्रोल, क्राइम मैनेजमेंट, फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन हिज सब डिवीजन, इन हिज सर्कल, ठीक है। और जितनी भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बाय एडमिनिस्ट्रेशन आई मीन असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर, वो भी एएसपी या एसपी का ही काम होगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये सारा जो है ना, एक एएसपी का जॉब डिस्क्रिप्शन है कि उसने सारा ये क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर और जो भी सारे इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। फिर क्योंकि हमारे पास हमारी पुलिस की हमारे सोसाइटी ऐसी है कि पुलिस इस पाकिस्तान इज बेसिकली ए पुलिस स्टेट। इन स्लैंग लैंग्वेज आई वुड से कि पाकिस्तान में पुलिस यानी कि हम एक पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी और यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि हमें एक डंडा चाहिए यहाँ पे जी, ठीक है। तो वो पुलिस स्टेट जो है ना, वो इसका मतलब ये है कि हर बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर उसका उसका अपना दिल है कि वो कुछ ना कुछ करे, या वो बदमाश बनने की कोशिश करता है कि वो कुछ। तो पुलिस जो है ना, उसकी रेगुलेशन के लिए, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो भी ऊपर से आ रही हैं पॉलिसीज आ रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना एक पुलिस ऑफिसर का काम है। तो ये हमारी सोसाइटी ऐसे कि यहाँ पे जो है ना, एक एएसपी को या एसपी को इस तरह एडमिनिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, इस तरह पुलिसिंग करनी पड़ती है। एनी हाउ, फिर हर किस्म के इश्यूज आते हैं। देखें, आप ऑफिस में बैठेंगे एज एन एएसपी और एसपी, इफ यू ज्वाइन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो हर किस्म का इशू जो है ना वो पुलिस वाले के पास आएगा, ठीक है। हर किस्म का इशू जो है वो पुलिस ऑफिसर के, एएसपी या एसपी के ऑफिस में आएगा। बी इट रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक इश्यूज होंगे, उसमें डिवोर्स के इश्यूज होंगे या लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, फैमिली लेवल पे, या उसके अलावा लैंड के डिस्प्यूट्स होंगे, या उसके बाद कोई हर्ट के केसेस होंगे कि जी इसने मुझे मारा है, ठीक है, उन्होंने हमें जी इंसाफ चाहिए, हमें आप इंसाफ लेके दें, ठीक है। उसके बाद फ्रॉड के कितने केसेस हैं, ठीक है, कितने हम कितनी हमारी सोसाइटी में जो है, जो बिजनेस सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी है, इसमें सारे लोग जो है वो कितने लोग हैं जो अपना सामान देते हैं या फैक्ट्री से अपना माल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी पेमेंट ही नहीं मिलती। तो कितने लोग फ्रॉड हो रहे होते हैं, जी हमें इंसाफ चाहिए, पुलिस के ऑफिसर के पास आएंगे, ठीक है। तो हर बंदा जो है
हमारे पास हमारे ऑफिस में पुलिस के पास आएगा कि जी मुझे इंसाफ लेके दें, मेरे साथ ज्यादती है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे मुझे इसने मारा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, फैमिली वाले मुझे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, ये इशू है, वो इशू है, ठीक है, सड़क पे लड़ाई हो रही है, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, पुलिस वाले के पास आना है। तो हर किस्म का इशू जो है ना वो एक पुलिस ऑफिसर के पास आ रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली तो पुलिस का काम तो एक क्रिमिनल नेचर को डील करना है, क्रिमिनल जो केसेस है उनको डील करना है, लेकिन पुलिस के पास सिविल केसेस भी आ रहे हैं, वो भी फिर उन्हीं को अक्सर डील करने पड़ते हैं। तो एनी हाउ ये हम डिटेल में चले जाएंगे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक एएसपी का जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि मैंने आपको मेन पॉइंट्स तो बता दिए, लेकिन फिर भी इसकी कोई लिमिट्स नहीं है कि सिर्फ यही काम एक एएसपी ने करना है। सारे काम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस ऑफिसर ने करने हैं, इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर ने और डीसी ने भी करने हैं, ठीक है। लोगों ने इन्हीं के ऑफिस में जाना है, अपने सारे काम लेके, अपने इश्यूज लेके, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए, उन्होंने वहीं पे रोते हुए आना है अपनी एप्लीकेशंस लेके। तो ये हमारी सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे यही आप देखेंगे कि कल्चर है और यही सेटअप है सारा हमारा नीचे। तो एएसपी के ऊपर एसपी है, एसपी नॉर्मली कमांड्स है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डीपीओ जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ये बेसिकली डेजिग्नेशंस हैं। पुलिस के अंदर रैंक्स वाला सेपरेट एक सिस्टम है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्विस है, यूनिफॉर्म सर्विस का अपना एक कंट्री में या हमारी सोसाइटी में उसका अपना एक सेटअप है, उसका अपना एक डिफरेंट चार्म है, बहुत से लोगों को अपील करता है, बहुत से लोगों को नहीं भी करता, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्विस का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, रैंक्स हैं, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, ये सब रैंक्स हैं, इनके बिल्कुल पैरेलल में डेजिग्नेशंस हैं, एसडीपीओ, देन डीपीओ, देन सीपीओ, सिटी पुलिस ऑफिसर, ठीक है। वो एक सिटी को कमांड करता है। हमारे पास मेजर पंजाब में 5-6 सिटीज हैं, पिंडी है, फैसलाबाद है, लाहौर है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सिटीज, फिर सीसीपीओ है, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर। हमारे पास 4 कैपिटल्स हैं हर प्रोविंस का, लाहौर है, ठीक है, कराची है, कोयटा है, पेशावर है, इन सब के सीसीपी होते हैं, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद फिर जो है डिस्ट्रिक्ट्स में आप आ जाए तो एक आरपीओ जो है एक रेंज को गवर्न करता है, ठीक है, पुलिस करता है, रीजनल पुलिस ऑफिसर। और फिर सबसे टॉप पे इंस्पेक्टर जनरल इज बेसिकली प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, पीपीओ, ही कमांड्स अ प्रोविंस, ठीक है। तो ये सारी पुलिस की पूरा एक हायरार्की है, उनकी जॉब्स है, उनका सेटअप है सारा। इसमें एक जो चीज मैं मिस कर रहा हूँ, वो आपको ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होगा कि जी सैलरीज का क्या स्ट्रक्चर है, और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं जी अफसरान जो है बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और इनके मरात नहीं खत्म होती और इनके बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। तहसील लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर है, हर मोस्ट नॉर्मली हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में इनका अपना एक डेजिग्नेटेड घर भी होता है, अगर ना हो तो डीसी अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको कन्वेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली पंजाब में ज्यादातर तहसील में रीवोज हैं या वीकोज हैं, क्योंकि फील्ड जॉब है, फील्ड पोस्टिंग है, तो इस फील्ड के लिए फिर रीवोज या वीकोज जो है ये जो कन्वेंस है, ये जो है जो एलोकेटेड होती है एसी के लिए, वो मिल जाती है। उसके अलावा ऑब्वियसली घर में जो है आपको सारे सर्वेंट्स हैं, कुक्स हैं, ठीक है, आपको ऑर्डरली है, ये आपको सारे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ये सारा जो है ना आपका अपना बेसिकली सेटअप है। इसके अलावा सैलरी जो है वो रिसेंटली इन दोनों ग्रुप्स की काफी बेहतर हुई है, ठीक है। 1 लाख के करीब सैलरीज डिफरेंट, क्योंकि प्रोविंसेस में जाके प्रोविंसेस से सैलरीज आती हैं, ठीक है, प्रोविंसेस की सैलरीज बेहतर हैं। पंजाब में पुलिस की सैलरी रिसेंटली काफी बेहतर हो गई है, 125 तक चली गई, 1 लाख 1.25 लाख तक चली गई है, ठीक है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट कमिश्नर की भी काफी बेहतर हो गई है, तो सैलरीज भी रिसेंटली काफी इंप्रूव हुई हैं। ये सारा कुछ आप देखने मिला लें। मैं अब मेरी पहली पोस्टिंग थी नौशहरा कैंट में, तो मैं वहां पे एएसपी था, तो ये सारा सेटअप है, ठीक है। आपको वीको मिल जाती है। उसके अलावा या आप किसी भी और भी सब डिवीजन में आप चले जाएं तो आपको ये सारी जो कन्वेंस है, ये सारी फैसिलिटीज हैं बेसिकली, ये आपको वहां पे मिल जाती हैं, ठीक है। वीको में थी, ठीक है, क्योंकि फील्ड पोस्टिंग है, एक एएसपी की भी, आपने बाहर निकलना है, क्राइम सीन्स पे जाना है, पेट्रोलिंग को देखना है, सुपरवाइज करना है, ठीक है। तो आपको एक फील्ड के लिए ये वाली आपको एक कन्वेंस चाहिए होती है, तो एक एलोकेटेड एक एएसपी के लिए ये हो गई है। उसके अलावा पुलिस के अंदर क्योंकि मैन पावर ज्यादा है, पुलिस का अपना एक जो प्रो है, उसका जो एक मेन एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, उसमें मैन पावर उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है, बंदे बहुत ज्यादा हैं आपके पास। तो 4-5 गनर आपके पास है आपकी सिक्योरिटी के लिए, फिर आपके घर में
कुक्स हैं, दो तीन कुक्स हैं, ऑर्डरलीज हैं जो आपके सारा रूम सेटिंग क्लियरेंस के वो कर रहे थे। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस जो इस तरह के होंगे वो भी यहीं पे एड्रेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर आपको फ्यूल का कोई इशू नहीं है, 400 लीटर्स का डीजल था, ठीक है, फ्यूल था, वो भी आपको मिल जाता है। तो आप देखें कि ये सारा कुछ जो है एक पैकेज जो है ना, ये इन कंपैरिजन टू अ प्राइवेट जॉब या प्राइवेट एमएनसी में, तो ये कम से कम 3-4 लैक्स का पैकेज बन जाता है, ठीक है। जब आपका कोई एक्सपेंसेस ही सारे गवर्नमेंट बियर कर रही है, आपका फ्यूल का कोई जो है कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, आपका गनर का कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ड्राइवर का कोई नहीं है, कुक्स का कोई नहीं है, ऑर्डरली से कोई नहीं है, ये सारे जो है बंदे अगर आप खुद पे करके रखें तो अच्छा खासा ये एक्सपेंडिचर है घर में, ठीक है। फिर उसके बाद गाड़ी की कोई मेंटेनेंस का आपका कोई इसमें काम नहीं है, ठीक है, उनका अपना सारा सेटअप है, वो मेंटेन खुद करते हैं, ठीक है। कन्वेंस उन्होंने आपको वैसे प्रोवाइड की हुई है, अक्सर अक्सर कुछ जगहों पे एक एक दो दो भी कन्वेंस जो है वो भी इजीली अवेलेबल है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी भी करता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितनी रिसोर्सफुल है, ठीक है, और कितनी रिसोर्सेज जो है वो मोबिलाइज किए हुए हैं डीसी ने नीचे अपने लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स को, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट एक सारा सीन है। तो ये पैकेज जो है तकरीबन 4.5 लैक्स का बन जाता है। इस सब के अलावा ये तो टेंजिबल मैंने आपको जो चीजें बताई, इसके अलावा जो नॉन टेंजिबल है, ठीक है, वो देखेंगे जी। सोसाइटी के अंदर जो एक प्रेस्टीज है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, आपको हर जगह पे, सड़क पे, रोड्स पे, मोटरवेज पे, ठीक है, हर जगह पे बाहर आपको सिक्योरिटी का बंदा नजर आता है, आपको रोड्स पे ट्रैफिक पुलिस मिलती है, मोटरवे पुलिस मिलती है, डॉल्फिन वाले मिलते हैं, या इस तरह के सारे, ये सारे इनको सबको पीएसपी ऑफिसर्स कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक जिसको पुलिस स्टेट, जो मैंने एक वर्ड यूज, एक फ्रेज यूज किया था, उसका मतलब ये था कि जो ब्रूट पावर है, जो एक स्ट्रीट पावर है, वो पुलिस बेसिकली वील्ड्स दैट ब्रूट पावर और स्ट्रीट पावर के सोसाइटी में जो एक इम्प्लीमेंटेशन है और जो नजर आती है, जो मोस्ट रिकग्नाइज्ड है, वो जो है क्योंकि प्लस यूनिफॉर्म सर्विस भी है, तो इस वजह से उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। तो ये सारे जो है ना इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी आप इसमें इंक्लूड करें तो एक अच्छा पैकेज बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जॉब, एक करियर को आप सोचते हैं कि आपने इसको ज्वाइन करना है, तो आप ये सारी चीजें देखते हैं कि जी इसका, इसमें आप एक प्रोस्पेक्ट देखते हैं, और फिर आप इसमें ग्रोथ भी देखते हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल में जरूरी नहीं कि आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, देन वेरी नेक्स्ट स्टेज यू विल बी फाइट, और कोई और बंदा जो आपसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो एंटर हो जाएगा कंपनी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म, ये एक ड्रॉबैक भी है इस सर्विस का कि लॉन्गिविटी ऑफ द सर्विस मैटर्स, लेंथ ऑफ द सर्विस मैटर्स, कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर किसी ने अपना टाइम पूरा करके नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो ही जाना है उसने। जो है ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि फर्स्ट 5 इयर्स के बाद आपकी पहली प्रमोशन हो जाती है। ये मैं डीएमजी और पुलिस दोनों का आपको सेटअप बता रहा हूँ। फर्स्ट 5 इयर्स के बाद आपकी पहली पोस्टिंग हो जाएगी, पहली प्रमोशन हो जाएगी 18th ग्रेड में। नेक्स्ट 7 इयर्स के बाद आपकी 19th ग्रेड में हो जाएगी। फर्दर 5 इयर्स के बाद आपकी 20th ग्रेड में हो जाएगी। सो द प्रमोशंस आर वेरी स्पीडी। तो ये ग्रोथ का जो आपको पता है ना, और ये सर्टेनिटी है इसके अंदर, इसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि जी नहीं होगी। अब एज लॉन्ग एज के आपका सारा आपकी एसीआर, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी सब कुछ ठीक है, तो आप टाइम पे जो है आप ग्रो करते रहेंगे, आप ठीक है, आप प्रमोट होते रहेंगे। यही सिर्फ इस चीज का एक मेन एक जो है प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है कि ये इसका अपना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आपको पता है कि मैंने 5 साल के बाद 18th ग्रेड में चले जाना, नो मैटर व्हाट, ठीक है। ऑब्वियसली नो मैटर में जो है वो आपने कोई आपका कोई एटीट्यूड के इश्यूज ना हो, या करप्शन के इश्यूज ना हो, या इस तरह के ना हो, तो ऑब्वियसली उसमें इश्यूज आएंगे। एनी हाउ, तो ये मैंने आपको ये बताया कि ये टेंजिबल बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, ठीक है, और ये सब के अलावा इनटेंजिबल जो बेनिफिट्स हैं जो आप इंजॉय करते हैं बाहर, ठीक है, वो भी एक अलग है। जो आप इन्फ्लुएंस एंजॉय करते हैं सोसाइटी में, जो आप कॉन्टेक्ट्स एंजॉय करते हैं कि लोग आपसे कॉन्टेक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये भी एक है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जो है ना कॉन्टेक्ट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो आप इन्फ्लुएंस एंजॉय करते हैं, यू बिकम अ पब्लिक फिगर, ठीक है, एज एसी और एएसपी, ठीक है। आप एक आप जो है इन्फ्लुएंशियल भी हो जाते हैं, आप इन्फ्लुएंस एंजॉय भी करते हैं, तो ये सारे उसके साथ बेनिफिट्स आते हैं। तो ये दो सर्विसेज मैंने काफी डिटेल में बता दी हैं। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान थर्ड टॉप सर्विस है, ठीक है। ये भी बहुत से लोग बहुत एस्पायर करते हैं कि फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करें। इसके अंदर
पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली इसकी पोस्टिंग्स कम है। एज अ फॉरेन आप एफएसपी ऑफिसर अगर आप हैं फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के, तो आप नॉर्मली कंट्री को बाय रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि आप स्टार्ट करते हैं एज इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, ठीक है। उसके बाद फिर आप लैंग्वेज कोर्सेज के लिए चले जाते हैं, ठीक है। ये टर्किश है, ठीक है, टर्की चले जाते हैं, जर्मनी। मेरे बैचमेट्स हैं जो कि अब फील्ड में हैं 2-3 इयर्स डाउन द रोड, व्हेन दे क्लियर्ड सीएसएस बैक इन 17, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, तो मेरे बैचमेट्स हैं, मैं उनको देखता हूँ कि जी वो टर्की गया है कोई अपने लैंग्वेज कोर्स के लिए, कोई जर्मनी गया है, कोई जापान गया है, चाइना गया है, ठीक है। इसी तरह कोई इटली गया है, ये ठीक है। इस तरह के ये सारे कंट्रीज हैं, यहाँ पे आप लैंग्वेज कोर्स के लिए 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स के लिए आप बाहर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वापस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को एज असिस्टेंट डायरेक्टर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली इस सर्विस का उतना चार्म, उतनी अट्रैक्शन, उतनी रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो नहीं है जो मैंने अभी आपको पीएएस और पीएसपी के आपको मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। क्योंकि फॉरेन सर्विस का सारा सेटअप ही जो है उसका ज्यादा एक प्रोटोकॉल ही सारा जो है वो अब्रॉड की सर्विसेज में है, बाय फॉरेन पोस्टिंग्स में है, तो यहाँ पाकिस्तान में उसका इतना ज्यादा नहीं है, या फिर अगर है तो इस्लामाबाद तक रिस्ट्रिक्टेड है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जी फॉरेन सर्विस का ऑफिसर जो है वो उसको लोग काम ज्यादा कह रहे हो, ठीक है। हर बंदा काम एसी या एएसपी को कह रहा होता है कि जी ये मेरा काम है, ये मेरा जमीन का इशू है, या ये इशू है, तो वो एसी या एएसपी को कह रहे होते हैं। तो उस तरह का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि उस तरह की पाकिस्तान की सोसाइटी में उस इस फॉरेन सर्विस की जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है, बेसिकली इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस वजह से उनकी उतनी फिर वेटेज भी नहीं है, इसीलिए ये तो इसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा को ज्वाइन करते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। आप पोस्टिंग होती है एज थर्ड सेक्रेटरी, आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। 17th ग्रेड में जो है थर्ड सेक्रेटरी, ठीक है। किसी बाहर आपकी कंट्री में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद फिर वो 3 इयर्स की है या 6 ईयर, आई थिंक 3 इयर्स की है। उसके बाद फिर आप सेकंड सेक्रेटरी आ जाते हैं, 18th ग्रेड में आप सेकंड सेक्रेटरी हैं। फिर फॉरेन पोस्टिंग है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट सेक्रेटरी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ऑल्टरनेट चलता रहेगा। 6 इयर्स यू विल बी सर्विंग योर कंट्री एंड रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री अब्रॉड, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, एंड देन यू विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन इस्लामाबाद फॉर 3 इयर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आप फर्दर 6 इयर्स के लिए बाहर चले जाएंगे एज फर्स्ट सेक्रेटरी, या जिस तरह आप अपनी सर्विस में ग्रो करेंगे 17th ग्रेड में, 18th ग्रेड में, 19th में। उसके बाद फिर आप जो है डिप्लोमेट हैं, ठीक है। सीनियर लेवल पे 20th ग्रेड में आप एम्बेसडर हैं, ठीक है। फॉरेन सर्विस का सारा आपको हायरार्की और स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। तो एम्बेसडर होगा फिर किसी कंट्री का, वहां पे पाकिस्तान के जो बेसिकली जो बेसिक काम है कि आपने अपने जो कंट्रीमैन है, आपके जो अपना बंदे हैं जो पाकिस्तान में जो अब्रॉड में सेटल हुए हैं, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है, ठीक है। और अपना पाकिस्तान का एक इमेज का या अपने उसका एक परसेप्शन है या उसका एक नैरेटिव है, उसको अपने वहाँ पे डिफेंड करना है और आप रिप्रेजेंट करना है बेसिकली अपने पाकिस्तान को अब्रॉड। तो ये सारे उसके लेवल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड सेक्रेटरी, देन सेकंड सेक्रेटरी, देन फर्स्ट सेक्रेटरी, देन अ डिप्लोमेट, देन एन एम्बेसडर, ठीक है। फॉरेन पोस्टिंग्स हैं, ठीक है। ये सब फॉरेन पोस्टिंग्स हैं। उसके बाद फिर आप वापस अपने कंट्री में भी आते रहेंगे। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इस्लामाबाद में आप वहाँ पे भी आप सर्व करेंगे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एज डिप्टी डायरेक्टर, देन डायरेक्टर, ठीक है। ये सब इसकी जो है हायरार्की है, सारी पोस्टिंग्स इस तरह इनकी फॉरेन सर्विस वालों की चलेंगी। तो ये 3 टॉप सर्विसेज बेसिकली एवरीवन लॉन्ग्स फॉर दीज 3 टॉप सर्विसेज। और इन 3 में भी ऑब्वियसली पाकिस्तान की सोसाइटी में क्योंकि वेटेज और इम्पोर्टेंस डीएमजी और पुलिस की ज्यादा, तो वो 2 सर्विसेज का स्टेटस उनकी रिकग्निशन के हिसाब से और उनकी कंट्री के सारे सेटअप में जो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने एडमिनिस्टर करना है या पुलिसिंग करनी है, वो उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इस वजह से इन 3 में भी उन्हीं 2 सर्विसेज की इंपॉर्टेंस जो है वो उसी वजह से ज्यादा हो जाती है। और इन्हीं 2 सर्विसेज में फिर एस्पिरेंट से कंपटीशन भी ज्यादा हो जाता है, और इसी वजह से फिर इनका मेरिट भी ज्यादा है। जब एग्जाम में आप ओवरऑल मेरिट देखेंगे तो टॉप पे आपको, इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का, तो इफ यू वांट टू लैंड इन दीज 2 सर्विसेज देन यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, ठीक है। और आपको ये सारा आपको प्रोसीजर में आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। और आपको लिटरली टॉप 30-40 में आना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। सीएसएस एग्जाम में लिटरली टॉप 30-40 में आपको आना पड़ेगा इफ यू वांट टू ज्वाइन पीएस और पीएसपी,
ठीक है। आई डिड CSS बैक इन 16, ठीक है। मेरा मेरिट नंबर 33rd था, ठीक है। और पंजाब में 33rd पे पुलिस की सीट्स खत्म हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना थोड़ा सा इन्फर कर लें कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कि यू रियली नीड टू बी अमंग टॉप 30-40 एस्पिरेंट जो है CSS के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फर्दर मैं आप सर्विसेज को जल्दी से क्विकली आई विल गो ओवर द अदर 9 सर्विसेज, ठीक है। इन कस्टम्स, इसके बाद कस्टम्स का मेरिट ज्यादा होता है, ठीक है। कस्टम्स, पाकिस्तान कस्टम सर्विस है, यू स्टार्ट एज असिस्टेंट कलेक्टर, देन डिप्टी कलेक्टर, देन कलेक्टर, ठीक है। नॉर्मली आपकी पोर्ट्स पे ड्यूटी होती है, ड्राई पोर्ट्स पे भी होती है, ठीक है। एयरपोर्ट्स पे होती है। ये सारा काम जो है स्मगलिंग की चीजों को देखना, एंटी स्मगलिंग करना, अप्रेजल करना, ठीक है। जो ड्यूटीज आपने कलेक्ट करनी होती हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर का एक लो लेवल पे काम होगा। फिर इनके जिस तरह मैंने आपको हायरार्की बताई है, यूनिट्स बताए हैं, तो सब जो है वो इनके भी अपने यूनिट्स होंगे, इनके भी अपनी टेरिटरी डिफाइन होगी, विच मे बी गवर्न बाय एन असिस्टेंट कलेक्टर। उससे ज्यादा एरिया डिप्टी कलेक्टर गवर्न करता होगा, उससे ज्यादा फिर कलेक्टर करता होगा। उनकी अपने अपने सारों की डोमेन्स होंगी, ठीक है। तो ये उनका भी अपना हायरार्की है पूरी। 17th ग्रेड में असिस्टेंट कलेक्टर, 18th में डिप्टी कलेक्टर, 19th में कलेक्टर, या 20th में आई थिंक कलेक्टर होगा। तो उनकी अपनी सारी हायरार्की है। पोस्टिंग्स जो है नॉर्मली पोर्ट्स पे, ठीक है। केपी में देखें आप, तोरखाम बॉर्डर है, ठीक है, चमन बॉर्डर है, यहाँ पे इनकी पोस्टिंग्स भी होंगी, ठीक है। उसके अलावा ड्राई पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे पोस्टिंग्स होंगी, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब जो है ना, ये इनका अपना जो है कलेक्शन का, ठीक है, अप्रेजल का, जो ड्यूटीज कलेक्ट करनी है वो सारा इनका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, ठीक है, IRS है। उसको आप स्टार्ट देखें तो इनकम टैक्स की जो है सारी कलेक्शन होती है वो। अब यू स्टार्ट एज असिस्टेंट कमिश्नर AC IRS, AC इनलैंड रेवेन्यू। FBR का AC होता है, सेम AC जो था वो PS का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो इनकी डोमेन डिफरेंट है, इनका काम RTOs में होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस होते हैं। आप उनको ज्वाइन करते हैं। नॉर्मली मेगा सिटीज में, अर्बन एरियाज में ही इनकी पोस्टिंग्स होती हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर डिप्टी कमिश्नर होता है, ठीक है। फिर उस तरह कमिश्नर होता है, इनके भी वही सारी जो है डेजिग्नेशंस हैं, वही सारी इनकी रैंक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट्स को आप देख लें। ऑडिट एंड अकाउंट्स में नॉर्मली पोस्टिंग्स इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, ठीक है। ये अर्बन एरियाज में है ज्यादातर। तो इसमें आप जो है अर्बन एरियाज में इनकी पोस्टिंग्स हैं। ऑडिट का सारा काम होता है, ठीक, ऑडिटिंग करनी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, कंपनीज की, ठीक है। फिर अकाउंटिंग का सारा काम है इनका, ठीक है। जो पेज वगैरह का सारा स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, इसी के अलावा ये सारी सर्विसेज का थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इनका काम इतना इतना ही है और उतनी कंट्री में उतनी वेटेज नहीं है इन सर्विसेज की, तो इस वजह से ये मेरिट में थोड़ा सा नीचे है। आगे चले, फिर ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, इसको सेक्रेटेरिएट ग्रुप भी कहते हैं। इनका सेक्रेटेरिएट में ज्यादा काम होता है। यू स्टार्ट एज सेक्शन ऑफिसर, फिर डेप्टी सेक्रेटरी चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर एडिशनल डेप्टी सेक्रेटरी चले जाते हैं, फिर सेक्रेटरी चले जाते हैं। फिर ये सारी पोस्टिंग इनकी होती हैं। ज्यादातर काम सेक्रेटेरिएट में होता है और पेपर वर्क है, डेस्क जॉब है, फील्ड पोस्टिंग्स नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी काम है, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की ट्रेड है, इंडिया के साथ ट्रेड है, इनके ऑफिसर्स होंगे, इनकी अपनी डोमेन्स होंगी, उसमें आप ट्रेड के ऑफिसर होंगे, कॉमर्स के ऑफिसर होंगे। इसको मिनी फॉरेन सर्विस भी कहते हैं क्योंकि फॉरेन पोस्टिंग्स भी इसमें आती हैं, ठीक है। कॉमर्स को देखना है आपने, ट्रेड को देखना है। अच्छा, इसके अलावा आगे रेलवेज का भी ग्रुप है, उसके अंदर रेलवेज में आप सर्विस को आप ज्वाइन करते हैं। उनका अपना सारा सेटअप है एक, उसमें भी आई थिंक असिस्टेंट डायरेक्टर के की पोजीशन पे आप स्टार्ट करते हैं, फिर आगे फर्दर उनके अपने डेजिग्नेशंस हैं। फिर इसके अलावा इंफॉर्मेशन ग्रुप है, ठीक है। उनका लाइजॉन काफी ज्यादा मीडिया के साथ या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ होता है, ठीक है। फिर पोस्टल सर्विस है एक, ठीक है, पोस्टल ग्रुप जिसको कहते हैं PG। उसका भी अपना पोस्टल का काम है सारा, ठीक है। तो ये जो है ना सारी मैंने आपको सर्विसेज बताई हैं। टॉप पे आपको 3 मैंने ज्यादा डिटेल में बताई हैं, और ये जो है बाकी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू दिया है कि ये सब सर्विसेज हैं, इनके डेजिग्नेशंस हैं, और ये सब कुछ है। अच्छा जी, कमिंग टू क्विकली कमिंग टू द एग्जाम प्रोसीजर। CSS का जो एग्जाम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें ये है कि देर आर 6 ऑप्शन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड देन 600 मार्क्स के ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड देन 600 मार्क्स के कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट है।
अच्छा, सॉरी, एक मैंने ग्रुप भी पीछे मिस किया है, मिलिट्री लैंडेड कैंटोनमेंट ग्रुप, एमएलसीजी। अमंग द 12 सर्विसेज एक मिलिट्री लैंडेड कैंटोनमेंट ग्रुप है, एमएलसीजी। इनका काम भी होता है कैंट्स के अंदर इनकी पोस्टिंग्स होती हैं, हर हर डिस्ट्रिक्ट में या नॉर्मली सब डिस्ट्रिक्ट्स में या सारे मेगा सिटीज के अंदर तो कैंट्स वाला सारा सेटअप है आर्मी का, मिलिट्री का। तो उसके अंदर आप इनकी पोजीशंस होती हैं, आप इनका लियाज़न काफी ज्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ ही हो रहा होता है, ठीक है। सीईओज कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो कि कैंट को सिविल साइड से जो है ना वो गवर्न करते हैं, कमांड करते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा इशू ये है कि 19th ग्रेड के ऊपर इनकी बॉटलनेक है, तो इनकी पोस्ट इतनी ज्यादा पोजीशंस और इतनी पोस्टिंग इनकी अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जिस तरह पीएस और पीएसपी में होती है और इस तरह के इश्यूज जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, फील्ड में, वो इनके इश्यूज नहीं है। और थोड़ा सा जो है ना वो सुकून वाली एक पोस्टिंग है कि कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, टेंशन नहीं है, टेंस एक वो प्रेशर जॉब, प्रेशर हाई प्रेशर जॉब नहीं है जिस तरह बाकी दो है। तो ये मिलिट्री लैंडेड कैंटोनमेंट ग्रुप भी एक अच्छा ग्रुप है। इसमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, प्रिविलेजेस में बहुत ज्यादा हैं, इनके बड़े बैंगलोर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े डेजिग्नेटेड हाउसेज हैं, इनके फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो इनका भी काफी अच्छा सेटअप होता है। लेकिन ऑब्वियसली सीनियर लेवल पे तरफ बॉटम लेके पोस्टिंग ज्यादा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एग्जाम प्रोसीजर पे आ रहा था। देयर आर 6 कंपलसरी सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एसे, देन प्रेसियन कंपोजिशन, थर्ड वन इज इस्लामियात, ठीक है, ईच फॉर 100, वेइंग 100 मार्क्स। उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, जीके। उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जीके 1, जीके 2, जीके 3। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, एक जो है पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, और फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी है जिसको पहले एवरीडे साइंस कहते थे। तो ये 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो गए हैं। क्राइटेरिया ये है कि आपने 40% मार्क्स इसमें लेने हैं। इसको क्लियर करने के लिए 39 आउट ऑफ 100 वाला एसए में फेल है, प्रेसी में फेल है, इस्लामियात में फेल है, 40 वाला पास है। 40 इज द पासिंग क्राइटेरिया इसके अंदर, 40%। फिर जो जीके है इसका रूल डिफरेंट है, इसके अंदर आपने कलेक्टिव तीनों में मिला के आपने जो है 120 लेने हैं, ठीक है। तो आप एक सब्जेक्ट में आप 80 बेशक ले लें जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, और बाकी में 20 ले लें, देन स्टिल यू विल क्लियर सीएसएस। तो ये मैं आपको फिल्टर्स बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ एग्जाम में आप फिल्टर आउट हो सकते हैं किस स्टेज पे। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का मैंने आपको फिल्टर बता दिया कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में जो 3 बताए, एसए, प्रेस और इस्लामिया, तो उसमें 40% मार्क्स लेना जरूरी है उनको क्वालिफाई करने के लिए, और जीके के लिए 120 मार्क्स कलेक्टिव लेना जरूरी है, उसमें इंडिविजुअल 40 नहीं चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की पूरी एक लिस्ट है, देयर आर 7 ग्रुप्स। सीएसएस जो है वो 16 के अंदर 2016 में ड्रास्टिकली चेंज हुआ था, नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, सोशल साइंसेस के साथ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, और कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो पुराने वाले उनके 200 मार्क्स से 100 पे कन्वर्ट कर दिया था, थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। तो जो पहले वाला सिस्टम था प्री 2016 वो 1981 से चल रहा था, वो काफी आउटडेटेड था, ऑब्सोलीट था, उसको उन्होंने चेंज किया है, अब नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो अब 7 ग्रुप्स हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं 200 मार्क्स के, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स, 200 मार्क्स ईच। 2 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। दोनों में कलेक्टिव आपने 66 जो है ना वो मार्क्स लेने, 66 आउट ऑफ 200, तब आप उसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आई एडवाइज everyone to capitalize on the major he or she has in यूनिवर्सिटी लम्स में या किसी भी यूनिवर्सिटी में है, उस पर कैपिटलाइज करें। इफ यू आर फ्रॉम एसीएफ बैकग्राउंड तो आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग रखें, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स रखें, बिकॉज दैट विल बी योर फोटे। आपका वो मेन एक जो है प्लस पॉइंट भी आपको होगा, आपने उसको डेप्थ में पढ़ा होगा। और 200 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है दैट रियली डिमांड्स स्टडी इन डेप्थ, ठीक है। आप उसको काफी डेप्थ में नॉलेज चाहिए। आगे आज नेक्स्ट ग्रुप जो है वो साइंसेस का है, उसके अंदर 200 की फिजिक्स है, 200 की केमिस्ट्री है, और फिर 100 के 4 सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है, उसके अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। इस सब्जेक्ट का रूल ये है कि इसमें से अगर आपने लेना है तो आपने 200 मार्क्स का ही सब्जेक्ट लेना है, या फिर अगर 100 वाले लेने हैं तो फिर 2 लेने हैं, आप एक ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपने तो नॉर्मली लोग जो है वो स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जो साइंस स्टूडेंट्स नहीं है, तो ये इसका रूल है। उसके बाद देयर आर 5 अदर ग्रुप्स, उसके अंदर अब हर ग्रुप में 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। एक हिस्ट्री का ग्रुप है, यूएस हिस्ट्री, ठीक है,
उसके अंदर यूरोपियन हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्रीज हैं। उसमें से अगर आपने कोई ऑप्ट करना है वो कर, अब इन ग्रुप्स का रूल है कि आप इसमें से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। फिर एक ग्रुप है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। इसमें से अगर आपने ऑप्ट करना हो तो इसमें से भी आप एक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास लॉ का एक ग्रुप है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, इस्लामिक लॉ है, ठीक है। तो इसमें से भी आप नॉर्मली इंटरनेशनल लॉ जो है ना लोग ऑप्ट करते हैं। फिर एक आपके पास साइंसेस का एक और ग्रुप है, उसमें साइंसेस का एक और ग्रुप है, उसके अंदर आपके पास जेंडर साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंसेस है, फिलोसफी है, ठीक है, ये क्रिमिनोलॉजी है, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें से भी आपने एक ही कर सकते हैं, रूल है। और फाइनल एक सब्जेक्ट, एक ग्रुप है, 7th ग्रुप नंबर 7, उसके अंदर काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर लैंग्वेजेस भी हैं। उसके अंदर पश्तो है, अरेबिक है, उर्दू है, इंग्लिश लिटरेचर है, मैथ्स कम्युनिकेशन जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, फिर फिलोसफी, उसके अंदर साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें से भी आपने अगर ऑप्ट करना हो तो इसमें कर सकते हैं। टोटल आपने 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने हैं, या तो आप 200 के ले लें, वहां से अकाउंटिंग ले लें, साथ आप यहाँ से फिजिक्स ले लें या अप्लाइड मैथमेटिक्स, और उसके साथ एक और सब्जेक्ट ले लें, और फिर बाकी आप जो है वो 200 वाले लें। ये आपने, ये रूल्स आपको अगर आपने देखने होंगे तो CSS फोरम एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इनका जो रूल है 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का, इसमें 33 पासिंग क्राइटेरिया, 33 मार्क्स इज अ पासिंग क्राइटेरिया ऑप्शनल में, और कंपलसरी मैंने आपको 40 वाला बताया है। ये सब मिला के 1200 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है हर साल फेब में। फेब के मिड में रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है। ये 12 सब्जेक्ट्स का एक रिटन एग्जाम है। उसके बाद फिर आपने इसमें जो है इसका रिजल्ट आता है कोई अक्टूबर या अक्टूबर के एंड पे नवंबर के स्टार्ट तक इनका रिजल्ट आता है आफ्टर 8-9 मंथ्स। उसके बाद फिर उसका एक और फिल्टर जो है उसके अंदर 50% एग्रीगेट भी है, कि अगर आपके मार्क्स 600 बिलो 600 आउट ऑफ 1200 तो तब भी आप, और आप सब सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली पास हैं, तब भी आप you you couldn't qualify CSS written part, आप नहीं कर सके क्योंकि आप aggregate 50% नहीं बना। If you have 599 marks out of 1200 total aggregate, and despite the fact that you have cleared all subjects individually, फिर भी आप फेल, आप क्वालिफाई नहीं कर सके, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो ये सारा मैंने आपको रिटर्न का क्राइटेरिया बता दिया, फिल्टर्स आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। सब सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स का तरीका एक बार ये है कि आपने CSS फोरम पे जाना है और वहां पे जाके सब सब्जेक्ट्स के सिलेबस डिफाइंड है, आपने वो जाके देखने हैं और उनके पास्ट पेपर्स देखने हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स आपने रिवर्स ऑर्डर में देखने हैं, 2020, 19, 18, 17, 16 तक। ये 5 इयर्स के लेटेस्ट पास्ट पेपर्स हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, पेपर पैटर्न लेटेस्ट है, पहले वाले थोड़े से आउटडेटेड हैं। तो आपने इस तरह देखना है, और फिर आपने जो है ना अपने आप को जज करना है कि या आपने देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अपील कर रहा है, ठीक है, और आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप थोड़ी सी एफर्ट पुटिंग करें तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो आपने उस तरह इसको ऑप्ट करना है। 200 वाला नॉर्मली आप वही ऑप्ट करें जो आपका मेजर है। उसके बाद फिर अगला इसकी स्टेज है, इफ यू क्वालिफाई द रिटन पार्ट देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज, वाइवा इंटरव्यू वाली स्टेज है। उसमें मेडिकल होता है, मेडिकल के इतने कोई इश्यूज नहीं होते। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल की चीजें वो वही नेक्स्ट लेटेस्ट स्टेज है। और फिर एक फाइनल 300 मार्क्स का एक इंटरव्यू होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू इज बेसिकली टेकन बाय FPSC। ये सारा जो CSS का जो टेस्ट टेकिंग बॉडी दैट इज FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये जो है इन्हीं के मेंबर्स होते हैं, इनका एक चेयरमैन होता है, इनके 5 मेंबर्स मिलके पैनल बनाते हैं, और इनका एक इंटरव्यू हर कैंडिडेट का होता है जो रिटन क्वालिफाई करता है। और वो यानी कि आप कह लें कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इंटरव्यू किसी की लाइफ में हो सकता है तो वो CSS का, इसी वजह से इसकी काफी इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है, अक्सर डिपेंड्स अपॉन ऑल द पैनलिस्ट्स, ठीक है। लेकिन सब बहुत यानी कि उसका एक प्रेशर, एक डिफरेंट ही प्रेशर होता है उसके CSS के इंटरव्यू का, बिकॉज यू आर एट द लास्ट स्टेज, आपने सब कुछ क्लियर किया है, तो उसका एक डिफरेंट सेटअप है, उसकी अपनी एक सारी प्रेपरेशन है, ठीक है। आप रिटन क्लियर करते हैं तो आप उस स्टेज में चले जाते हैं। तो ये सब है। फाइनली मैं आपको एक बस और चीज बता दूं कि क्योंकि बीइंग इन लम्स, ठीक है, आप फैमिली, ठीक है, एक हमारी लव्स कम्युनिटी है, ठीक है। तो CSS इज बेसिकली जो मेजर्स जो फेवरेबल है ना CSS के लिए, वो सोशल साइंसेस के हैं, ठीक है। साइंस के सब्जेक्ट्स इतने फेवरेबल नहीं है। साइंस के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैं खुद मैंने डबल मेजर है मेरा, ठीक है, या मैथमेटिक्स है या कोई या फिजिक्स है, वो इतना फेवरेबल नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली CSS में जो है वो सारी सोशल साइंसेस ही हैं, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट फिजिक्स का रख भी नहीं, अप्लाइड मैथमेटिक्स का रख भी नहीं, तो स्टिल
ऑल द रिमेनिंग 11 सब्जेक्ट्स 1100 मार्क्स जो है वो तो फिर भी सोशल साइंसेज के ही है ना। आपको पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, एसए के लिए आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, वो सारा सोशल साइंसेज से ही आ रहा होता है। तो प्योर साइंसेज का इतना ज्यादा सीएसएस में फायदा नहीं है। सिर्फ ये है कि आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो बैकअप के तौर पे, क्योंकि सीएसएस जो है वो काफी ज्यादा एक सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी का उसमें एलिमेंट होता है। पासिंग परसेंटेज सिर्फ 2% होती है आउट ऑफ यानी कि 19,000 18,000 people appeared this year in 2020 and only 376 cleared the written part of the exam, so the passing percentage is very low। ठीक है, I cleared CSS back in 2016। ठीक है, उस वक्त पासिंग उस वक्त only 202 people cleared written part of the exam। That was the worst result ever in the history of Pakistan। ठीक है, तो 200 लोग सिर्फ पास हुए थे और वो उसमें एलोकेट फर्दर होना सीट्स का मोदी पंजाब का अपना एक कोटा है। ये कोटा वाला एक सिस्टम भी है, मैं उस पर बता नहीं सका। पंजाब मेरिट का अब बस एक कोटा होता है 7.5% का, फिर पंजाब का 50% कोटा है, फिर बाकी प्रोविंसेस का 11%, केपी का, फिर सिंध का रूरल का अपना कोटा है, अर्बन का अपना कोटा है। तो ये सारा कोटा, वुमेन कोटा सेपरेट है, डिसेबल्स का कोटा सेपरेट है, तो ये अपने डिफरेंट कोटास भी हैं। तो कंपटीशन पंजाब में ऑब्वियसली ज्यादा होता है, पंजाब में सीट्स कम होती हैं, पंजाब से जो रिटन क्वालिफाइड होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो काफी ज्यादा लोग अनएलोकेटेड, मोस्ट मैनी पीपल नॉर्मली अभी जो है, अगर आउट ऑफ 376 इफ 200 people cleared, I think 250 cleared written part of the exam from Punjab, hailing from Punjab, तो normally I think one to half of these aspirants will go unallocated, इनको सीट्स नहीं मिलेंगी क्योंकि सीट्स थोड़ी हैं पंजाब में। और टॉप में आने के लिए तो ऑब्वियसली टॉप 2 सर्विसेज में आने के लिए आपको तो टॉप 30-40 में आना ही पड़ेगा। तो ये सारा सेटअप है। तो मेरा एक मैंने एलडीएफ पे एक पोस्ट की थी काफी टाइम पहले, उसमें काफी मैंने कोर्सेज वगैरह बताए थे, जो कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, जो लम्स में आप लें। उसके अंदर पीएफआर है, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, जिसका आपको सीएसएस में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर है, कंटेम्प्रेरी पॉलिसी, सोशल पॉलिसी इश्यूज हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके पास ये देखेंगे सारे कोर्सेज, एंथ्रो 100 है, सोशियो 100 है। ठीक है, ये सारे कोर्सेज भी आप ले लें अगर, तो इसका भी सीजन में फायदा हो सकता है। तो ये सारा इसका सेटअप है। अभी इसमें ऑब्वियसली वी विल बी एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस वन बाय वन, लेकिन हसान जो है मेरे साथ अदर स्पीकर है, मैंने उनको अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, तो वो भी थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे और सीएसएस का जो उनका अपने पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी थोड़ा सा आपको बताएंगे, एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन क्विकली। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माय नेम इज़ हसान। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मोस्टली तो बिलाल ने बता दिया है। आई बेसिकली ग्रेजुएटेड इन 2013 एंड I worked in banking sector for almost 4 years. I was working at Standard Chartered. I worked there for a year, and then I moved to the State Bank of Pakistan. I worked there for almost 3 years, and then I cleared the exam in 2018 and got allocated into Pakistan Administrative Service. अच्छा, अब प्राइमरीली काफ़ी डिटेल में बिलाल ने आपको बता दिया है। आई थिंक व्हाट वी गोना डू इज के हम अब जो है ना क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जो है ना वो जाएंगे। सो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इट इन द क्वेश्चन आंसर वाला जो ये आपका पास ऑप्शन आ रही है। ठीक है, लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चंस। अच्छा, सो गोइंग ऑन टू, अभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। हमारे पास जो कमेंट्स वाला सेक्शन है उसमें भी आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। यहाँ पे पूछा हुआ है किसी ने कि कस्टम्स के बारे में भी बताएं आप, प्लीज टॉक अबाउट कस्टम्स टू। अच्छा, बेसिकली कस्टम्स ग्रुप जो है वो यूजुअली टॉप 4-5 सर्विसेज में आता है। द थिंग इज के एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और उसकी 2 आर्म्स हैं। One is the Inland Revenue Service and the other is the Pakistan Customs Service. Inland Revenue Service basically deals with the taxation part, जो आपके inland जितने भी taxations हैं जिसमें income tax और sales tax वगैरह है, ठीक है, तो you get posted as an assistant commissioner there as well. और उसके बाद जो कस्टम सर्विस है वो बेसिकली ये भी बड़ी पुरानी एक जो है वो रॉयल सर्विस कंसिडर की जाती है। इट्स अ यूनिफॉर्म सर्विस नाउ। ये बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू के प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर्स और जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा, उसके हवाले से।
ठीक है, तो कस्टम्स वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आंसर हो जाता है. We getting more questions here as well as we speak. Let's just get a few. What do you recommend? Should I start preparing slowly and read relevant books during my 4 years at LUMS or only after graduation? अच्छा, इसमें ये देखिएगा कि for example if you're in the last like semester LUMS के अंदर, तो आई थिंक कि आपको शुरू ये करना चाहिए, आपको डॉन तो एक रेगुलरली पढ़ना चाहिए. आई थिंक वो जनरली भी इवन इफ यू नॉट अपेयरिंग फॉर CSS, आई थिंक कि आपको जो है ना डॉन को लाजमी जो है ना लाइक पढ़ना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि हमें थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल व्हेन आई ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन ACM, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंस है, बट हाउ डज फाइनेंस एक्चुअली वर्क इन पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल आपकी स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलती है, उसमें क्या जो है ट्रेंड्स हैं, आपका जो है सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता. इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता. आई थिंक हर किसी को जो है ना लाइक सबसे पहले तो डॉन लाजमी पढ़ना चाहिए, और या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिस्ट पढ़ना चाहिए. ठीक है, जस्ट स्टार्ट नोइंग अबाउट द इश्यूज अराउंड द ग्लोब एंड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान. और इसमें यह है कि ऑब्वियसली जो एक जो स्पेसिफिक तैयारी है वो तो आप ऑब्वियसली तभी कर पाएंगे व्हेन यू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और उसके बाद जाके आप लाइक यू सिट डाउन और फिर उसके आप रेलेवेंट बुक्स निकाल के आप वो पढ़ना शुरू करेंगे. बट जनरली इफ यू फॉर एग्जांपल इन द सेकंड और थर्ड ईयर, अगर आप प्लान कर रहे हैं सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए, तो यू शुड जनरली स्टार्ट रीडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट हाउ द कंट्री वर्क्स. जनरली इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको जो है ना जनरल नॉलेज होनी चाहिए. अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question, this is a question from Shahryar Malik. Question concern is that compared to private sector, the salaries in the civil service seem to be much lower, especially for honest officers. So if you don't have a family business or land ownings, etc., what do you guys say? Is the salary enough? अच्छा, सबसे पहले तो एक important चीज़ ये है कि यार don't come for the perks. सिविल सर्विस एक बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है. डोंट कम हेयर फॉर द पर्क्स और सैलरी और इस तरह की चीज़ों को आप मत देखें. यू गेट पेड इनफ टू हैव अ रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल. और उसके बाद ये है कि यू शुड लाइक फोकस, बिकॉज सिविल सर्विस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल. ये 9 to 5 नौकरी नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर की. यहाँ पे लाइक यू नेवर ऑन ऑन लीव. PAS ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर फॉर इंस्टेंस, वो जब भी एक अपनी सब डिवीजन में होता है, ही इज ऑन ड्यूटी 24 आवर्स. ठीक है, तो उसका काम वो इतना ही वो द वर्क इटसेल्फ इज सो फुलफिलिंग कि आपको जो है ना ये पर्क्स प्रिविलेजेस ये बाद में कुछ पहले 6 महीने बाद बड़ी सेकेंडरी लगेंगी. तो चैलेंजेस भी अपने हैं, जाहिर है. तो आई थिंक डोंट कम हियर फॉर द पर्क्स. ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर कॉर्पोरेट सेक्टर विद सिविल सर्विस, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बॉटम लाइंस हैं कंपनीज की वो इतनी बड़ी होती हैं, दे वर्क फॉर प्रॉफिट ऑब्वियसली एंड देन दे कुड पे यू एज वेल. अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो इतनी अमीर तो नहीं है कि वो इतनी सैलरीज हर किसी को दे सके. बट ये है कि सैलरीज अभी रिसेंटली इम्प्रूव हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता दे आर इम्प्रूविंग. तो आई थिंक मतलब आप आई थिंक इट्स इनफ फॉर अ रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल एंड डोंट कम हियर फॉर द पर्क्स. वो आपको ऑब्वियसली कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे. जो आपके बैचमेट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, दे वुड बी अर्निंग लाइक 3-4 times more than you. But I think come here for public service delivery, because I think सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम जो है ना पाकिस्तान को इसी चीज़ की है. एंड इफ़ वी कंसिडर कि अच्छा ये जो लाम्स के ग्रेजुएट्स हैं, दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन, तो आई थिंक उनको लाजमी आना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक सेक्टर. I hope I've answered the question. Shahryar, agar if you have a follow-up question, do write. Acha, let's move on to the comment section. What is the minimum age requirement to appear in the exam? अच्छा, minimum age requirement जो है वो अब 30 कर दी गई है.
30 years आपकी जो है वो एज होनी मतलब मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट इज 30, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 21। तो आप कम से कम जब आप ग्रेजुएट हों तो 21 साल के होंगे ऑन December 30th, 31st दिसंबर को आपकी एज जो है ना वो इतनी होगी, तो आप यू विल बी एबल टू appear in the exam, और मैक्सिमम जो है वो 30 है। अच्छा, लेट्स मूव टू further questions. Should we attempt CSS right after graduation or wait 2 to 3 years and take advantage of LUM's job drives? I think it depends. For example, when I graduated, I went straight away for the civil service exam. मुझे मेरा पहली attempt में obviously नहीं हुआ, और I think कि शायद जो है वो अगर मैं clear कर भी जाता तो I would not have scored well in the interview. मुझे ये थोड़ा सा ये फायदा हुआ कि when you go for a job, तो आपका ना एक पर्सपेक्टिव बनता है on a lot of things. So my interview was basically based on banking sector because मेरा experience वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था. तो I think that depends. अगर आप देना चाहते हैं, if you think कि आपको jobs भी आप jobs साथ साथ कर सकते हैं और साथ साथ attempt के लिए भी तैयार कर सकते हैं, तो I think ज़रूर आप करें. बट ये है कि मैंने ये नोटिस किया है कि एक अटेम्प्ट आप ना लाइक प्रॉपर 5 to 6 months लगा के लाजमी दे दें. उससे ये होता है कि आपकी बेसिक तैयारी बड़ी अच्छी हो जाती है, एंड इवन इफ यू डोंट क्लियर, डोंट गेट डिसहार्टन. आप साथ साथ अपनी जॉब्स को परस्यू करें, और अगर आप वो कर सकते हैं साथ साथ, एंड कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस. ये एग्जाम हर साल होता है. आई थिंक दैट डिपेंड्स कि आप जो है ना, मतलब आप अगर आप वेट करना चाहते हैं तो ज़रूर वेट कीजिए. एक फ़ायदा ज़रूर ये होता है कि इफ़ यू जॉइन सर्विस अर्लियर, तो एज यू नो, आपको शायद आइडिया होगा कि BS 17 से यू स्टार्ट एंड यू गो अप टू BS 22. तो उसके लिए भी ऑब्वियसली ज़्यादातर it takes around, for a pass or PSP officer, it takes around 22 to 24 years to reach BS 22. और फिर ये होता है कि if you start on early, तो chances ज़्यादा हैं कि you will get more time in BS 22. तो I think that is one thing you'll be missing on. But I think मैंने जैसे आपको कहा कि don't come here for grades and perks, come here for the public service delivery. और I think कि वो आपको बड़ी fulfilling लगेगी यहाँ पे आके. Let's अच्छा, एक चीज जो आई एम बिलाल द प्रीवियस स्पीकर, देखिए मैंने आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का पहले भी सारा बताया था. ऑब्वियसली लुक्रेटिव है और सब लोगों को ये अट्रैक्ट करता है. रिकग्निशन है, आइडेंटिफिकेशन है, सोसाइटी में स्टेटस है, इन्फ्लुएंस है, पावर अथॉरिटी है, इन पोजीशंस के साथ आती है, सारी चीजें हैं. लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इस तरह देखें तो सर्विस के अंदर देयर आर लॉट टू डू. मतलब कि आप द स्केल ऑफ इम्पैक्ट इज वेरी लार्ज. यू विल बी योर डिसीजंस और आपकी पॉलिसीज जो हैं, आपके डिसीजंस जो हैं, दैट विल बी इम्पैक्टिंग अ लार्जर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. एट तहसील लेवल, लाइक एसी की कोई डिसीजन है, उससे तहसील के काफी ज्यादा लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं. फिर इसी तरह पुलिसिंग के अंदर एक ASP की कोई उसके अंदर डिसीजन है, उससे बहुत ज्यादा लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं. तो एक ये भी चीज भी तो देखे ना कि सोशल सर्विस का आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आपने अगर लोगों के काम करने हैं, लोगों के काम आना है, ठीक है, और आपको इस चीज का एक शौक है कि आपने जो है वो लोगों को सर्व करना है, तो आपको इससे ज्यादा इसके अलावा कौन सी आपको एक अच्छी जगह मिलेगी आप लोगों को सर्व कर सकें. एक कंपनी के अंदर यू विल बी सर्विंग अ कंपनी ओनली, यू विल बी वर्किंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, या उसके प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रहे होंगे, या उनकी सर्विसेज को किसी तरह आप कर रहे होंगे. लेकिन यहाँ पे तो आप पूरी एक सोसाइटी को, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो उसका जो आपकी जो डिसीजंस होंगे, पॉलिसीज होंगी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. तो सोशल सर्विस का एक मेन एलिमेंट है जिसको तो इफ यू आर, जो मैंने पहले बात की थी, यू आर फॉन्ड ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, ये वो, तो एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ सोशल सर्विस, ठीक है, तब भी आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं मिलेगा. तो ये एक चीज जो है ना, ये भी हमने ध्यान में रखनी है. क्विकली मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूँ. इसमें ये क्वेश्चन एक है जी के 70th और ग्रेड 18th के ऑफिसर्स इन मिनिस्ट्रीज में होते हैं. इसमें नॉर्मली जो है PS के ऑफिसर्स भी अक्सर आ जाते हैं. मिनिस्ट्रीज बेसिकली सर्विसेज में नहीं आती, ठीक है. उनके फर्दर जो ब्यूरोक्रेसी वाला जो पार्ट है, उनका जो एलिमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है या पुलिसिंग वाला काम है, वो इनका काम है. या इसी तरह जो अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का काम होगा, इनकम टैक्स का काम होगा, वो उसका काम होगा. जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में नॉर्मली इंफॉर्मेशन ग्रुप के लोगों का ज्यादा वहाँ पे इंटरेक्शन है, या वो उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट है.
तो एक ये वाला क्वेश्चन आया था। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि ये सारे सीएसएस के प्रोसीजर के साथ जो है ना, इसमें आपके पास और भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। देखें, ग्रेड स्टडीज की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। सीएसपी ऑफिसर्स नॉर्मली गेट फुल ब्राइट, शिवनिंग, हम्फ्री, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स, इस तरह की बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स आपको इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने कंट्री को वापस आके सर्व करें, तो आप ऑलरेडी कंट्री की टॉप सर्विस में हैं, तो आपको फुल ब्राइट और इसके और शिवनिंग और इस तरह की स्कॉलरशिप्स आपको इजीली मिल जाती है। फिर इस तरह बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन करते हैं। आपको पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी टॉप पे है, तो सारी चीजें जो है इनके थ्रू आती हैं नीचे, तो आपके पास बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती है ट्रेनिंग्स की, कोर्सेज की। आप अब्रॉड में फॉरेन कोर्सेज पे जाते हैं, ट्रेनिंग्स पे जाते हैं। फिर इस तरह फॉरेन पोस्टिंग्स भी होती हैं, आप ठीक है। पीएस ऑफिसर जो है उनको यूएन में भी कुछ कोई ना कोई पोस्टिंग मिल सकती है, या इस तरह अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इट्स ऑल अबाउट टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, आपने ग्रैब करना है जितना आपका इंटेलेक्ट है या आपका जितना स्टैंडिंग है उस पोस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर फिर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए यूएन मिशन होते हैं, ठीक है। आप यूएन के डिफरेंट कंट्रीज में मिशन हैं, वहाँ पे बहुत जो है वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं एज कम्पेयर टू बीइंग अ पुलिस ऑफिसर इन पाकिस्तान। वहाँ पे सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो यूएन मिशन हैं, कमर्शियल अटाशी होता है, वो भी पुलिस ऑफिसर अक्सर होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे एक एसएसपी हैं, वो ग्रीस में कमर्शियल अटाशी के तौर पर उनकी पोस्टिंग हुई है फॉर 3 years, ठीक है। ही इज अ पीएसपी ऑफिसर बट ही इज गोइंग टू ग्रीस फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्टिंग। इसी तरह आपको और बड़ी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये स्टडी लीव मिल जाती है आपको, ठीक है। आप वो मास्टर्स करें बाहर अब्रॉड से, ठीक है, और बाहर आप पीएचडी पे चले जाएं, स्टडी लीव आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीजें भी सीएसएस के साथ है। तो ये कंप्लीट ना एक हर चीज का एक कंप्लीट एक पैकेज बन जाता है कि जॉब भी है, सर्विस भी है, सोसाइटी में सारा कुछ स्टेटस इन्फ्लुएंस भी है, और फिर ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि आपने, क्योंकि बीइंग अ पीएसपी और पीएस ऑफिसर, इफ यू आर सर्विंग इन द फील्ड, तो द फील्ड इटसेल्फ इज वेरी रिग्रेसिव, क्योंकि आप जिस तरह की क्राउड को डील कर रहे हैं, जिस तरह की पब्लिक को आप डील कर रहे हैं, तो आप उसमें, और जिस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आप अक्सर थोड़ा सा रिग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन उस तरह नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए नॉर्मली जो है ना, बेहतर होता है कि आप जरा थोड़ा सा अपना वो वाली साइड, एजुकेशन वाली साइड, उसको भी आप जो है ना परस्यू करते रहे। आप अपना, अगर आपने बीएस के पास कर ले, तो आप मास्टर्स करें, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी है, मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी है, डिफरेंट बहुत ज्यादा, वो तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो फिर पीएचडी में भी आप जाया जा सकता है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज भी सीएसएस के साथ हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि अ पर्सन फ्रॉम लाहौर कैन नॉट बिकम रेसिडेंट कमिश्नर। ये हाँ, सिविल सर्विस का रूल है कि फॉर द फर्स्ट 5 years यू कैन नॉट सर्व इन योर होम प्रोविंस। आप अपने होम प्रोविंस में, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई कैन नॉट सर्व इन पंजाब, दैट्स व्हाई आई एम इन केपी, ठीक है। तो मैं, और आफ्टर 5 years which includes 2 years of training as well। ट्रेनिंग का मैं आपको बताना भूल गया। आप सीएसएस क्लियर करते हैं, आप एलोकेट होते हैं इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट के बाद, तो आपकी एक दो ट्रेनिंग्स होती हैं। सबसे पहले आपकी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है सीटीपी फॉर 6 months, that is basically conducted in सिविल सर्विसेज एकेडमी वॉल्टन लाहौर, ठीक है। यहाँ पे सीएससी सिविल सर्विसेज एकेडमी वहाँ पे होती है, और उसके बाद फिर 6 months की है, उसमें पूरा बैच इकट्ठा होता है। द पर्पस इज म्यूचुअल हार्मनी, इंटीग्रेशन अमंग ऑल द प्रोविंसेस, ठीक है, और सब बैचमेट्स का आपस में इंटरेक्शन हो, और सारे सर्विसेज का एक जो है कोऑर्डिनेशन हो। उसके बाद फिर हर सर्विस की अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हर सर्विस की अपनी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा एक बिल्डिंग बनी हुई है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका कैंपस जो है वो मॉल रोड पे है लाहौर में। पुलिस सर्विस की जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद है, नेशनल पुलिस एकेडमी एनपी है, फॉरेन सर्विस की इस्लामाबाद में है। तो इस तरह हर सर्विस का अपना स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जिसको एसटीपी कहते हैं, दैट लास्ट फॉर अराउंड 9 months 10 months, ठीक है। और कुछ सर्विसेज की थोड़ी भी है। और उसके बाद फिर आपका एक फाइनल एक एग्जाम एक और होता है जिसको फाइनल पासिंग आउट एग्जाम कहते हैं, एफपीओई। वो भी एफपीएससी रहता है, दैट इज एग्जैक्टली जिस तरह सीएसएस का एग्जाम था, 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह नॉर्मली इसमें भी इतने सब्जेक्ट्स होंगे, और ऐसे 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो उस तरह वो एग्जाम होता है, आपको वो भी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसके 2-3 चांसेस होते हैं, और इतना उसका प्रेशर नहीं होता जितना सीएसएस एग्जाम का होता है। तो वो एक इतना बड़ा इशू नहीं है, यानी वो बात की बात है। डोमिसाइल का एक क्वेश्चन मैंने देखा है। डोमिसाइल में ऑब्वियसली आप कुछ जगहों पे आपको डोमिसाइल का फायदा भी है। इफ यू आर फ्रॉम बलोचिस्तान, वहाँ पे कंपटीशन बहुत थोड़ा है। बलोचिस्तान से हार्डली 15 20 30 इतने एस्पिरेंट्स क्लियर करेंगे रिटर्न, तो आपका कंपटीशन ऑलरेडी जो है ना बहुत कम हो जाएगा, और आप इन्हीं के साथ कंपीट करेंगे। जहाँ पे पंजाब वाले जो है वो दे विल बी कंपीटिंग
विद 200-250 एस्पिरेंट्स रिटन क्वालिफाइड, वहाँ पे बलूचिस्तान वाले मेरिट पे तो कम्पीट कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा अपने अपने जो उनका कोटा है जो 10% है या जितना भी है 8% है, उसमें वो सिर्फ उतने लोग साथ कम्पीट कर रहे होंगे। उसके अलावा आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्व नहीं कर सकते, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद, ये मेगा सिटीज हैं, ये मेट्रोपॉलिटन्स हैं, इनमें आप सर्व कर सकते हैं। आई हेल फ्रॉम लाहौर, आई बिलोंग टू लाहौर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाहौर में सर्व नहीं कर सकता। लाहौर ऑब्वियसली एक मेगा सिटी कैपिटल है, यहाँ पे सर्व मैं कभी भी कर सकता हूँ। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में अक्सर होता है कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स के वो ना अपने क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में ही लिखें। वो चैट में लिख रहे हैं तो वो एक ही जगह पे तक ताकि हम आंसर हो जाए ना, कुछ मिस हो जाए यहाँ पे चैट की वजह से। ठीक है, आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू वी इन्फॉर्म आवर प्रेफरेंसेस बिफोर गिविंग द सीएसएस एग्जाम? ऑब्वियसली जब आप रिटन के एग्जाम का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें आपको वो 12 ग्रुप्स की प्रेफरेंसेस देनी होती हैं, बट वो इतना मैटर नहीं करती। जब आप रिटन क्लियर करते हैं उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो दे आस्क फॉर योर प्रेफरेंसेस अगेन, तो वहां पे आप माइनर चेंजेस कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू बी क्लियर फ्रॉम डे वन कि आपको कौन सी सर्विस में ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड जस्ट प्लेस योर प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंगली। इसी तरह से लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How much years does it take to move a scale up? Basically, when you're inducted in BS 17, तो 5 years के बाद आप BS 18 में जाते हैं, और 5 years बेसिकली आपके काउंट होते हैं आपकी एकेडमी से। द डे यू स्टार्ट योर कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस दिन से ही आपकी सर्विस शुरू हो जाती है। सो बेसिकली आपके 2 साल तकरीबन फर्स्ट 2 years of service are in training and 3 years are actually in field. सो 3 साल बाद ऑफ द फील्ड पोस्टिंग, इन टोटल 5 years बाद जो है ना आप पोस्ट को आप यू विल बी प्रमोटेड टू BS 18। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डू policing policies? I think this question is for Bilal. Do policing policies come from the SP2 or are they decided elsewhere and just implement them? इसमें देखें, ऑब्वियसली सीनियर से पॉलिसीज आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, आपने कंप्लाई करना होता है, लेकिन सिर्फ एसपी से नहीं आते, कोई डीआईजी भी हैं, एडिशनल आईजी भी हैं, लेकिन इमीडिएट बॉस ऑब्वियसली फॉर एन एएसपी हिज इमीडिएट बॉस इज एन एसपी और डीपीओ। तो आपने बस एक ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें सबका फॉर द ग्रेटर बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आई थिंक जस्ट टू ऐड टू दिस, बेसिकली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है फॉर पैस एंड पीएसपी, ऑब्वियसली वी आर पोस्टेड विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ही पॉलिसीज बनाती हैं एट द टॉप लेवल, और फिर वो नीचे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आती हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ जो है ना इम्प्लीमेंटिंग आर्म होते हैं। यू हैव टू फाइंड लोकलाइज्ड सॉल्यूशन टू a lot of problems, so there's a lot of discretion that you have while working. अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। कोटा सिस्टम के बारे में आपने बता दिया है, आई थिंक फॉरेन सर्विस ग्रुप के बारे में आपने डिटेल। हाउ मच डज वंस जीपीए मैटर इन सीएसएस? मैं जो इस पे ये बताऊंगा कि आई थिंक कट ऑफ भी नहीं है जीपीए का, बस आपने सिर्फ ग्रेजुएट किया हुआ हो, बट दैट डजंट मीन कि आप जीपीए पे फोकस ही ना करें और छोड़ दें कि भी क्योंकि आपने तो सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, वहाँ जीपीए मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका जीपीए कम है तो दैट शुडंट यू नो डीमोटिवेट यू कि शायद मेरा नहीं होगा, बिकॉज जीपीए का एक्चुअली कोई बस यू मस्ट हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, ये रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। और इसमें यह है कि अगर आपका जीपीए कम है, वैसे तो जितना भी आप बेहतर है कर लें, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि यू शुड, आपकी ना डाइवर्स रीडिंग होनी चाहिए व्हेन यू कम फॉर अ सिविल सर्विस। जैसे बिलाल भाई ने बताया कि डबल ई मेजर्स को थोड़ा सा मुश्किल होती है, वो मुश्किल इसीलिए होती है कि आप जो है ना सारा वक्त वो इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, और आपका टाइम ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा लग रहा होता है। अगर आप और बुक्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ें एंड जस्ट सी हाउ प्रैक्टिकली द कंट्री वर्क्स, तो या द वर्ल्ड अफेयर्स वर्क, तो आपको शायद उसका बड़ा फायदा होगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ओके, देन मूविंग ऑन, कैन यू स्टडी मास्टर्स? यस, बिलाल भाई ने जैसे बताया कि आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, और मास्टर्स के लिए आफ्टर 5 years ऑफ योर सर्विस एक एजुकेशन पॉलिसी भी है, और उस पॉलिसी के तहत यू कैन अप्लाई टू द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन व्हिच इज द एचआर इन दिस केस, एंड यू कैन गो फॉर योर मास्टर्स डिग्री। आपकी सर्विस भी काउंट होती है उसमें, तो दैट इज अनदर पर्क कि जैसे आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में अक्सर जॉब छोड़नी पड़ती है टू गो देयर टू गो फॉर योर स्टडीज, तो यहाँ पे आप जो है ना आपको ये मसला नहीं होता। Can we not select multiple subjects from 200 marks category, for instance politics and economics? both No, obviously ये rules में लिखा हुआ है कि आपको एक ग्रुप के अंदर से एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। Are you a DHL person? Bilal bhai is definitely a DHL person. I am not. I was an average student.
So व्हाट हैपेंस इफ यूर पास बट नॉट एलोकेटेड? सैडली ये बहुत दफ़ा हुआ है, जैसे बिलाल भाई ने बताया अभी आपको कि होता ही ऐसे है कि रिटन बहुत सारे लोग क्लियर कर लेते हैं पंजाब से फॉर इंस्टेंस, और आप इंटरव्यू के अंदर जो है ना एलोकेशन नहीं होती बिकॉज सीट्स कम हैं और लोग ज़्यादा हैं, तो यू विल हैव टू स्टार्ट अगेन। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप अगले साल जो है ना लाइक यू कैन अपेयर इन द इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर, कि आपने पहले क्वालिफाई कर लिया रिटन। ये सैड एक रियलिटी है, और एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक भी है सिस्टम का कि तकरीबन आप जब एग्ज़ाम देना लगते हैं, देने के बाद इंटरव्यू, और अगर आप क्लियर कर लेते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू के रिजल्ट आते हैं, इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 1.5 साल लग जाता है। तो इट इज़ अ टीडियस प्रोसेस। मैं यही रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि ठीक है आपका पैशन भी ज़रूर होना चाहिए, बट आप अपने जो आपने मेजर किया है ना उसको भी ज़रूर फॉलो करें साथ साथ। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं इंटरव्यूज़ के अंदर कि इंटरव्यू में उनसे कोई बात इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो 2-2 3-3 साल से सिर्फ वो इंटरव्यू सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं। आई थिंक साथ साथ अपना जॉब एक्सपीरियंस भी लें। व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द पैनल यू विल हैव अ होल न्यू पर्सपेक्टिव टू शेयर विद देम एंड दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो आई थिंक आप ये जो इसमें से जो एक सब्सिडरी आंसर मेरा यही है कि यू नो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अच्छा जी, कैन अ डुअल नेशनल वर्क इन फॉरेन सर्विस और द पुलिस? ये बताया। आई थिंक डुअल नेशनल वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई इशू नहीं है। आप सर्विस में तो डुअल नेशनलिटी का कोई इशू नहीं है, आप सर्व कर सकते हैं किसी भी सर्विस में, बी इट फॉरेन सर्विस और पुलिस और डीएमजी, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड यू गेट इन एसबीपी और आल्सो कैन यू टेल हाउ टू जॉइन एफआईए? एसबीपी का मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली स्टेट बैंक भी अपना एक एग्जाम्स कंडक्ट करता है, इनके भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अच्छा, अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, एनालॉजी ड्रॉ करें, जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, इसी तरह से सिविल सर्विस भी एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज हैं और वो हायर करते हैं लोगों को थ्रू दिस एट अ सीनियर पोजिशन। ठीक है। अब एसबीपी भी इसी तरीके से अपने एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रही होती है। इनके प्राइमरीली दो प्रोग्राम्स हैं, स्टेट बैंक ऑफिशियल ट्रेनिंग की स्कीम और दूसरा एक वाईपीआईपी। आप वो एग्जाम दें और उसके थ्रू जो है ना यू कैन बी पार्ट ऑफ स्टेट बैंक। आई थिंक ये वो थोड़ा सा हम डिविएट कर जाएंगे अगर हम स्टेट बैंक के ऊपर मजीद बात करेंगे। तो और एफआईए का भी इसी तरह से एग्जाम होते हैं, तो अच्छा, असिस्टेंट एफआईए का डायरेक्टर। जो है ना, ये चीज आपको बताना भूल गया कि पुलिस में भी ऑब्वियसली काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। देयर आर टोटल 15 organizations in which PSP officers join as senior positions, ठीक है। that include उसमें जो है एफआईए भी आती है, उसके अंदर आईबी भी आती है, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, रेलवे पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, ठीक है। इस तरह के सारे अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें पीएसपी ऑफिसर सीनियर कमांडिंग पोजीशंस पे जाते हैं। इन सब के अलावा ये सब ऑर्गेनाइजेशन का अपना भी एक एग्जाम होता है जो कि आप 17 ग्रेड में असिस्टेंट डायरेक्टर आप स्टार्ट करते हैं। एडी एफआईए, एडी आईबी, एडी नैब, ठीक है, एडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये सब के अपने एडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के 17 ग्रेड एग्जाम्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका एक डिफरेंट हायरार्की है। उनमें आई थिंक प्रमोशंस का और पोस्टिंग्स के इश्यूज आते हैं, उनका स्ट्रक्चर उस तरह नहीं है। लेकिन पीएसपी ऑफिसर्स और इस तरह जो पीएस ऑफिसर्स हैं वो भी इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सीनियर पोजीशन पे चले जाते हैं। तो आप ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है पर्टिकुलरली पीएसपी का कि आपके पास आप इतनी ऑर्गेनाइजेशंस आप उनको भी सीनियर पोजीशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीएस पुलिस इज नॉट जस्ट गोइंग आफ्टर द क्रिमिनल्स और थीव्स और ये सारा कुछ, इसके अंदर और भी बड़ी साइबर क्राइम है, इतनी ज्यादा वैरायटी है, तो डाइवर्सिफाई अभी ये भी काफी हो चुका है पुलिस भी। अच्छा, ये व्हेन विल द सेशन कवरिंग प्रिपरेशन फॉर प्रेसीडेंस? हमारे subsequent sessions हैं, we will conduct another session for essay, a separate session for Precedent composition, and the fourth one for other option subjects and compulsory subjects. ये we will collaborate with alumni relations और CSO जो है जो conduct करे session, तो फिर इनके बाद obviously आपको emails वगैरह आ जाएंगी, most probably within a fortnight इंशाल्लाह। So which services should you go if the main thing you want to is contribute positively to the society and results of your labor are more direct? If you want to contribute positively to the society, वो तो आप सर्विस के बाहर भी रह के कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस के अंदर आपको 12 की 12 सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी देती हैं दैट यू कंट्रीब्यूट टू टू योर गवर्नमेंट, टू द स्टेट। ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट ऑब्वियसली जैसे बताया कि पैस और पीएसपी का थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज वो उसमें ये है कि जो इंटरफेस है ना आम बंदे की ऑफिसर के साथ वो बड़ी डायरेक्ट हो जाती है वहाँ पे।
since you're serving in the field. तो I think PAS और PSP एक ऐसे groups हैं, not taking anything away from other groups are actually equally more important. अगर आप IRS की example लें, Inland Revenue Service की, if you don't have the taxes तो how would you run the country? तो हर सर्विस की अपनी जो है ना एक बहुत importance है इस पूरे scheme of things में. Please mention as to how we can start off our preparation. Any tips to get started? अच्छा, ये इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो देखें जो फ्रेशीज हैं या जो सॉफ्ट हैं जो अभी एस्पायर कर रहे हैं और उनका प्लान है कि हमने आफ्टर ग्रेजुएशन दे विल परस्यू सिविल सर्विस एंड दे विल बी टेकिंग द सीएसएस एग्जाम, तो उनके लिए तो इंग्लिश पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश जो है कॉलोनियल लेगेसी है हमारी, एग्जाम वहाँ से पहले से चलता आ रहा है, इसी तरह वहाँ पे इंडिया में भी है, तो इंग्लिश पे मेन फिल्टर लगता है यहाँ पे सीएसएस के एग्जाम में। तो इंग्लिश में ऑब्वियसली 2 सब्जेक्ट्स हैं, एसे एंड द अदर वन इज प्रेजेंट कॉम्पोजिशन। तो एसे जो है ऑब्वियसली आप देखें, इसके पास्ट पेपर्स निकाल के देखें, एसे के जिस तरह के टॉपिक्स आते हैं, आपने उस डायरेक्शन में एफर्ट करनी है। आपकी एफर्ट डायरेक्शन लेस नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टेड एफर्ट होनी चाहिए, क्योंकि सीएसएस इज लिटरली लाइक अ सी। आप यू हैव टू प्रिपेयर अ सी ऑफ नॉलेज, और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इवन द सिलेबस इज डिफाइंड, स्टिल इट इज अनडिफाइंड, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, कुछ भी कहीं से भी एग्जाम में आ जाता है। लेकिन और जो फिल्टर जो एसए पे लग रहा है वो तो आप सारा कुछ जितना मर्जी प्रिपेयर कर लें, एसए अगर आप पास कर सके तो वो ऑब्वियसली फायदा नहीं होगा। तो ऐसे इंग्लिश पे काम करना जरूरी है। टेंसेस के इश्यूज, ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन के, स्पेलिंग्स के, इस तरह के इश्यूज तो बिल्कुल ही टॉलरेबल नहीं है, इनटॉलरेबल है। ये तो फेल, बिल्कुल फेल है सीन। उसके बाद फिर आप देखें नॉलेज, एक ऐसे आपने लिखना है 3000 वर्ड्स का, वहाँ पे कैसे लिखना है 3 आवर्स में, 10 टॉपिक्स आएंगे आपके पास, ठीक है, 10 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी। ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोग क्रैम करके जाएंगे और वहाँ पे जाके बस रिप्रोड्यूस कर देंगे। आपको वहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग भी चाहिए, ठीक है, आपने वहाँ पे थोड़ा सा प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस भी देने होंगे, आपको बड़ा एक आर्गुमेंटेटिव सॉर्ट ऑफ, अगर ऐसे आता है तो आर्गुमेंट्स और सॉल्यूशंस चाहिए, सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए, तो बड़ा उसके लिए नॉलेज चाहिए। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। आप बुक्स कौन सी, आपको मैं टाइप बता देता हूँ कि किस टाइप की आप बुक्स को देखा करें। आप देखें, एक बुक है अभी गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय इशरत हुसैन, ठीक है, इससे आपको पाकिस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे, सर्विसेज पे आपको बड़ी इंसाइट मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलीहा लोधी, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। मैं पाकिस्तान पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यू विल बी अल्टीमेटली ज्वाइनिंग सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की सर्विस को ज्वाइन करना, और पाकिस्तान पे आपके पास इनसाइड आउट इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना चाहिए, तो ये आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा ग्लोबल इश्यूज पे भी लाजमी ऑब्वियसली पढ़ना है आपको, वो चाहिए। इंग्लिश पे फोकस करना जरूरी है। अभी से एकेडमीज का क्वेश्चन आता है कि एकेडमीज का क्या फायदा है। मेरे ओपिनियन में, माय हम्बल ओपिनियन, एकेडमीज का ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी आपको लेक्चर देंगे आके, और बस आप लेक्चर सुन के घर चले जाएंगे, और इससे ज्यादा आपने ये चीजें, इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप खुद बैठ के कोई बुक पढ़े नहीं पढ़ सकते, या आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो है नहीं, कोई चीज आपको कोई पढ़ाएगा तो आपको आएंगी। आप खुद ही बुक लेके पढ़ें, अपना एक्सपोजर इंक्रीज करें, ठीक है, एनहांस करें, और अपनी रीडिंग को एक्सटेंसिव करें, बड़ा रेलेवेंट कंटेंट, स्मार्ट स्टडी भी करना सीखें, क्योंकि और स्मार्ट स्टडी का तरीका ये है कि ऐसे पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनके पास्ट पेपर जाके देखिए, आपको आइडिया होगा कि सीएसएस में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें किस डायमेंशन में कंटेंट को पढ़ना है। लाइब्रेरी, हमारी लम्स की लाइब्रेरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, यहाँ पे आप जाके न्यूज़पेपर सेक्शन में आप जाए, वहाँ पे आपको इतने मैगजीन्स मिल जाएंगे, इतने न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज तो आप नहीं पढ़ सकते। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रीड एवरी वर्ड ऑफ अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है, इतना कुछ वहाँ पे है। तो आपको देखना है कि मुझे किस डायरेक्शन में कौन सा मटेरियल रीड करना है, स्टडी करना है, उसका मैंने आपको तरीका बताया कि आप पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एसे, इनके पास्ट पेपर्स देखें, इनके सिलेबस देखें, और फिर उस डायरेक्शन में वो वाली चीजें आप जाके रीड किया करें। न्यूज़पेपर डॉन, स्टिक टू डॉन, एक बार डॉन एक फाइनल कर लें, बस आपने ये पढ़ना है। इसमें पेज नंबर 6 और 7 पे एडिटोरियल्स और ओपिनियंस आते हैं, वो आपने लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। आपका इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस, ठीक है, आपके ओपिनियंस होने चाहिए। देखिए, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपका एक ओपिनियन ही नहीं है, वो आगे से आपको जज इस तरह करेंगे कि इसका ये किस किस्म का एक कैंडिडेट हमारे पास आ गया कि इसका इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे इसका ओपिनियन ही नहीं है। तो ओपिनियंस आपके फॉर्म पे होने चाहिए, बड़े सॉलिड, प्रैग्मेटिक, कॉन्क्रीट आपके ओपिनियंस होने चाहिए। तो वो आपको ये एक्सटेंसिव रीडिंग्स नहीं आएंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज मस्ट, और मैंने आपको उसका टाइप बता दिया कि आपको उसकी भी एक डायरेक्शन बता दी है, क्योंकि वो भी एक दैट इज आल्सो एज बाउंडलेस एज द सी, कि किताबें तो बहुत ज्यादा हैं, किस तरह आप कौन सी पढ़ें। तो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए आपको ऐसे पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स को आपको देखना है।
तो ये अपनी प्रेपरेशन है। और इंग्लिश में जो बेसिक रूल्स हैं सारे, उसमें तो कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। अपनी अपनी फ्रेज, अपना एक्सप्रेशन में जोर बनाए, ठीक है। जो ओ लेवल्स का या ए लेवल्स का एक्सप्रेशन था उससे थोड़ा सा अपग्रेड कर दें। जिस तरह न्यूज़पेपर का एक्सप्रेशन है, उनकी फ्रेजिंग है, उस तरह का एक्सप्रेशन एक्सेप्टेबल होता है। कोई हाई फाई वोकैब नहीं चाहिए होती है उनको, लेकिन आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। सूटेबिलिटी ऑफ वर्ड्स एक चीज होती है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे अप्रोप्रिएट लगता है, सूटेबल लगता है, उसको सीखें, ठीक है। ये चीजें आपको राइटिंग में जब आएंगी तो फिर आपका एक अच्छा वहाँ मैच्योर राइटिंग वहाँ पे नजर आएगी। अच्छा, ये एक अगला क्वेश्चन है बिलाल भाई, ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन टॉप 3 सर्विसेज, डू यू थिंक देयर इज सम कैमोफ्लेज्ड प्रेफरेंस ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स? मैं जनरली बता दूं ब्रीफली, फिर बिलाल भाई बताएंगे इसके ऊपर। आई थिंक कि अब जो है सर्विस के अंदर आपको यू विल सी के इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन आर जॉइनिंग द सर्विस। हमारा जो भी बैच था 47th कॉमन, उसके जो नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट तकरीबन 45% ऑफ द बैच इज एक्चुअली इज फीमेल। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बैच इज 40 का बैच है, तो उसमें जो है ना 15-16 जो है ना तकरीबन उसमें जो है वो खवातीन की पार्टिसिपेशन है। फॉरेन सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा है। पुलिस का आपको, पुलिस में भी इंक्रीजिंगली बहुत अभी इनटेक बहुत ज़्यादा आता जा रहा है फीमेल ऑफिसर्स का। मजीद बिलाल भाई आपको बताएंगे। देखें, ये टॉप 3 सर्विसेज जो है इसके अंदर तो आजकल, क्योंकि विमेन का, फीमेल का अपना कोटा भी है 10%, और वो वैसे भी मेरिट पे भी कम्पीट करती हैं, और बाकी प्रोविंसेस के जो जो सेपरेट कोटाज हैं उन पे भी कम्पीट करती हैं, तो उनके पास तो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी टू गेट एलोकेटेड सीट्स ऑक्यूपाई करने के। और आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड है भी, ठीक है। मेरे अपने बैच में पीएस में 16 लेडी ऑफिसर्स थी आउट ऑफ 40, इस तरह आसान के बैच भी इतनी होंगी, ठीक है। पुलिस के अंदर मेरे से जो सीनियर बैच था उसमें 6 एएसपीज थी, लेडी ऑफिसर्स थी, और मेरे बैच में 3 पीएसपीज हैं, एएसपीज हैं, जो लेडी ऑफिसर्स हैं। तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली लेडीज की बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, विच इज वेरी इंकरेजिंग फॉर द कंट्री एज वेल, कि आपको मेन हर जगह पे अब आपको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलती है। अगर इक्वल नहीं है तो ऑलमोस्ट जो है ना करीब करीब है। जिस तरह मेरे बैच में 193 गॉट एलोकेटेड अल्टीमेटली, और उसमें 84 जो थे वो विमेन थी, और बाकी 90 समथिंग जो थे वो मेन थे, तो ऑलमोस्ट 50-50 की रेशियो थी। तो ये बहुत अच्छी बात भी है। एक चीज इसमें आपको बता देता हूँ कि ऑब्वियसली इस तरह का हमारा सोसाइटी का सेटअप है, उसके अंदर लेडी ऑफिसर्स प्रेफर टू सर्व इन अर्बन एरियाज या नियर टू देयर होम डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उनका एक थोड़ा सा इशू था कि उनको ऑब्वियसली उन पे जो 5 इयर्स की जो पॉलिसी थी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। अब जो है वो वुमेन को भी, लेडी ऑफिसर्स, they have to go out of their home province and serve out of their home province, ठीक है। उनको बाहर जाना पड़ेगा, ये एक मसला थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी आप देखें कि मेरे बैच में भी जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो भी जो सिटीज में है, पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो मैनेज हो ही जाती है पाकिस्तान में चीजें, तो पोस्टिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो लेडीज आर ऑब्वियसली, आई वुड encourage to go and pursue their career in civil service. अच्छा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक सारे के सारे जो है वो आंसर नहीं हो पाएंगे। सो अब मज़ीद भी विल बी कीपिंग मोर सेशंस, और विल बी हैविंग योर फीडबैक ऑन दैट, और क्वेश्चंस वगैरह होंगे। आई थिंक कंक्लूडिंग रिमार्क्स बाय बिलाल। बस इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली कभी भी खत्म नहीं होंगे। मैं भी यहाँ पे अवेलेबल होता ही हूँ अक्सर, और फेसबुक पे भी हूँ। हमारा नम्स का एक व्हाट्सएप एक ग्रुप भी है, ऑब्वियसली उसमें लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन वी विल कीप ऑन कंडक्टिंग सच सेशंस. Next few sessions will be highly narrowed and focused, particularly for those who are taking the upcoming attempt, क्योंकि वो एसए प्रेसिंग वगैरह पे होगा। लेकिन मैंने आपको बेसिक आपको मैंने बता दिया कि आपने यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश एक्सप्रेशन, फ्रेजिंग, वोकैब, and most importantly knowledge, enhance your knowledge of global issues and most importantly पाकिस्तान के domestic issues का। इस पे आप काम करते रहे इंशाल्लाह। बाकी जो है obviously when you will graduate or as soon as you plan to take CSS, तो आपको इस प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे एग्जाम प्रोसेस से, या जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, या अगली स्टेजेस पे आप जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता लग जाएंगी। The purpose of this session was to give you this basic elementary knowledge about all the services, but particularly these top 3 services, कि अगर आपका कोई माइंडसेट कोई इस तरह का है कि जी ये सर्विस इस तरह की है, because I'm directly in the field, और हसान जी the other speaker is also a
पार्ट ऑफ PAST के सर्विस के हैं, तो उनको भी तो हम ज़्यादा अच्छा जो था गाइड कर सकते हैं और इस प्रोसेस से गुजरे हैं CSS के एज कम्पेयर टू एनी सीनियर्स जो कि जिन्होंने 80s 90s में आपकी फैमिली में उन्होंने CSS किया या जो है उनको एग्जाम प्रोसेस के जो चीज़ें चेंज हो गया उनको शायद इतना आइडिया ना हो, लेकिन ऑब्वियसली सर्विस के बारे में वो भी गाइड कर सकते हैं और ये भी सारी गाइडेंस इंफॉर्मेशन के लिए थी. सो थैंक यू सो मच. We will be conducting another session, but that is on essay. वो फिर highly focused होगा और I think that will be beneficial for the people who are taking the upcoming attempt. Thank you so much. Thank you so much for attending.